वायदा कारोबार की एक्सपायरी के उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद एक्शन भरा, क्योंकि कल है बाजारों में छुट्टी और परसों फिर से खुलेंगे बाजार। तो कहां होगी एक्सपायरी और क्या रहेगा आज और आपका परसों के लिए ट्रेड रहेगा, इसी पर फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, कल दोपहर के जैसे फायरवर्क्स फिर से होना तो चाहिए, लग रहा है ना? हाँ, मतलब मज़ेदार मार्केट है। आप देखिए, सुबह एक्शन, फिर सुस्ती, फिर एक्शन की तैयारी में। तो वापस से मूड बना रहा है बाजार की आखिरी 1.5 घंटे में आराम नहीं करना है, काम करना है। कुछ तो छुट्टी से पहले कुछ तो करके जाना है। छुट्टी से पहले बिल्कुल। तो आइए अब तक देख लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन हुआ है, क्या ट्रिगर्स हैं इस वक्त और कैसा पूरा बाजार का माहौल है। सुबह खुलते ही बाजारों ने तेजी के साथ शुरुआत की और तेजी के साथ शुरुआत करने के बाद रुके नहीं और मजबूत होते हुए दिखे। 15,200 के पार निकले भी निफ्टी और उसके बाद करेक्शन होकर एग्जैक्टली 15,100 तक आते हुए भी दिखे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आकर वहां से फिर से रिकवरी आधी रही। तो ऊपर से देखेंगे तो आधा नीचे, नीचे से देखेंगे तो आधा ऊपर। आपको जैसे देखना है वैसे देखें। आपका ट्रेड अगर तेजी का है तब भी आप खुश, मंदी का है तब भी खुश। इससे बढ़िया बाजार है। हाँ, दोनों तरफ से, मतलब अगर आपने सही लेवल पर सही काम किया तो बैंक निफ्टी भी देखिए 36,175 का हाई बनाकर 35,750 के आसपास का लो, वहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से लगभग 200-250 पॉइंट नीचे है। तो बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड दोनों तरफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि ज़्यादातर वक्त आपने हरे निशान में कारोबार किया। IT, फार्मा, ऑटो, ये 3 है सेक्टर जहाँ से आ रहा है मजबूत सपोर्ट और सबसे ज़्यादा IT शेयरों से। मेटल शेयरों में और ऑयल एंड गैस शेयरों में आज बिकवाली है। मेटल शेयर थोड़ा ग्लोबल वजह से, ऑयल एंड गैस शेयर प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अब हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा संकेत है। थोड़े वक्त पहले लाल निशान में डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते 50-75 तक नीचे थे, 50-75 हाँ, नीचे, वहां से रिकवर हो रहा है। अब वहां से रिकवर हुआ है तो बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप सुस्ती के मूड में है, हालांकि उनके यहाँ कल छुट्टी नहीं है। सुस्ती हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो मार्केट भी सुस्ती के मूड में। बिल्कुल सर। तो थोड़ा मिला जुला एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में, भारतीय बाजार अब रिकवरी के लिए हो रहे हैं तैयार। तो वही पूछना था सर, किस तरफ एक्सपायरी देख रहे हैं? डायरेक्शन के हिसाब से 15,200 क्रॉस करते हुए देखते हैं सर? मुश्किल सवाल है। दीप, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि थोड़े डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो जाए। लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड है बेसिकली। 15,200 15,250 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है और नीचे 15,100 के नीचे 15,065 15,100 सपोर्ट जोन है। इसको ट्रेड करना है तो 15,200 250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वहां तक पहुंचे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में 15,065 15,100 है। थोड़ी देर में डेटा मेरे सामने आएंगे, मैं विस्तार से और बताऊंगा आपको। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,575 35,750 मजबूत सपोर्ट जोन है। 36,250 36,450 रुकावट का लेवल है। तो रेंज बाउंड ट्रेड जैसे संकेत अभी ज्यादा है, लगता कम है कि सुस्ती टूटनी चाहिए, लेकिन डेटा देखकर ही समझ में आएगा कि वाकई में क्या कुछ बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। अब तक जो सपोर्ट मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट इसलिए मिल रहा था दीप की शॉर्ट्स काफी थे। सुबह हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो आपका 1:11 पर, और जिस तरह से 15,200 के ऊपर आप टिकेंगे तो थोड़े शॉर्ट्स और बढ़ जाएंगे। 80 लाख के आसपास क्या है, 15,100 के ऊपर आप लगातार सुबह से टिके हुए हैं। तो शॉर्ट्स तो हैं इस मार्केट में जो नीचे के लिए सपोर्ट देने को तैयार है, कम से कम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा मामला थोड़ा क्रूशियल है। 36,000 मेक और ब्रेक टाइप का लेवल और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को ताकत के लिए 36,000 के ऊपर ट्रेड चाहिए। बस वहां पर अगर बैंक निफ्टी आपको आखिरी घंटे में 36,000 के ऊपर निकाल कर टिका दे तो फिर दोनों ही अच्छी तेज दौड़ लगाएंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आज आपको मेटल सपोर्ट दे नहीं सकते, वहां से उम्मीद भी मत रखिए। करेक्ट, ग्लोबली ही है इशू है, तो मेटल से उम्मीद ही मत रखो। तो फिर ऑयल एंड गैस शेयर प्रॉफिट बुकिंग के मूड में बहुत चल चुके हैं, वहां से उम्मीद मत रखो। तो फिर चलेगा क्या? फिर आपके IT चल रहे हैं और कितना चलेंगे, थोड़ा बहुत और, ठीक है। और उसमें भी मिड कैप ज्यादा चल रहे हैं, ऑटो थोड़ा बहुत चल रहे हैं, लेकिन मारुति साथ नहीं दे रहा जी। फिर बचा क्या? आपको बैंक्स चाहिए। बैंक्स मेक और ब्रेक है, बैंक्स मेक और ब्रेक है एज ऑलवेज। चलिए नजर रखते हैं बैंक शेयर्स पर किस तरह का एक्शन बनता है। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं, ढेरों पिक्स भी उन्हें देनी है, पर उससे पहले एक बार जान लेते हैं कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर रखनी है नजर कल की मार्केट हॉलिडे से पहले, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स।
दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आज क्विक हील टेक्नोलॉजीज की बायबैक पर बोर्ड बैठक है, इस पर नजर है। साथ ही गेल और नैल्को पर भी फोकस है। गेल का 1046 करोड़ का बायबैक आज क्लोजिंग के साथ बंद होगा, वहीं नैल्को का 749 करोड़ का बायबैक आज की क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। कल, जैसे कि आप अभी बता चुके हैं, महाशिवरात्रि के उत्सव पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी और एनएमडीसी के अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक 5 वैक्सीन के फेज 3 का संशोधित डेटा दे सकती है, इस पर नजर रहेगी। शुक्रवार के दिन फरवरी रिटेल महंगाई दर और जनवरी आईआईपी के आंकड़े आएंगे। पीएफसी की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। भारत डायनेमिक्स के अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक और राइट्स भी अपने दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। और इसी दिन अनुपम रसायन इंडिया का 760 करोड़ का आईपीओ खुल जाएगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। तो ये है आपके लिए इस वक्त सारे के सारे ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर रखनी है वागले साहब पर क्योंकि वागले साहब ने आजकल एक बड़ी ठान रखी है। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हमेशा वागले साहब रखना। मतलब मुझे ऐसा लगता है शो के बाद वागले साहब की तैयारी ज्यादा होती है। मॉर्निंग शो के बाद क्लोजिंग शो से ठीक पहले बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और मैं एक्सेप्ट करता हूं और मानता हूं कि मुझे मॉर्निंग की जो वोलेटिलिटी है आजकल नहीं, पिछले 2 महीने से समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन आफ्टरनून में जो क्लैरिटी आती है वो बहुत अच्छी है। अभी मेरे रडार पर आया है एल&टी इन्फोटेक 4150-55 का भाव है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी। आपका 4100 के नीचे 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे ऊपर में 4320 का टारगेट दिखाई दे रहा है, जो 150 रुपए ऊपर लगभग मुझे मिल रहा है। तो 50 रुपए रिस्क, 150 रुपए रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है और ये टाइम फ्रेम आज और परसों 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके, आज और परसों ये 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको एल&टी इन्फोटेक, सुबह एल&टी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी या एल&टी इन्फोटेक? एल&टी टेक्नोलॉजी आशीष केलकर साहब ने रिकमेंड किया। अच्छा, अभी तो एल&टी के सारे हो गए। एल&टी टेक्नोलॉजी और एल&टी इन्फोटेक दोनों में फर्क है, तो ये ध्यान रखिए। एल&टी इन्फोटेक 4167, ये है वो लेवल जिस पर आपको रखना है फोकस। और एक बार वागले साहब जरा स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे फिर से बताएं प्लीज। 4095, मतलब 4100 टूटा तो आपको निकलना है। 4320 का मेरा टारगेट है। ओके, 4320 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एल&टी इन्फोटेक में। ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से। और अभी हमें खबरों वाले शेयर सारे समझने वरुण से कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन देखो दीप, क्या होता है कि जब आप सबको काम बांट दो ना जी, तो बड़ा फायदा होता है। सब अपने को अकेले को खुद को नहीं करना पड़ता है। करेक्ट। जैसे सुमित जी हमारे स्पेशल गेस्ट, काम क्या दिया था? हीरो या जीरो। सुमित जी तैयार है हीरो या जीरो के लिए? बिल्कुल अनिल जी तैयार है, सिर्फ बिगुल की देरी है। बिगुल भी तैयार है, तो सुमित जी के लिए बिगुल। आज के विशेष अतिथि है हमारे सुमित जी, बुधवार के दोपहर के शो के लिए हीरो या जीरो। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 1-1.5 घंटे में मूव ऊपर की तरफ का आना चाहिए। तो हीरो या जीरो बाय साइड का होगा, यानी कॉल होगा। अब जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, पहले अनिल जी एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि जो जितने पॉइंट्स हैं वो पूरा रिस्क होगा। तो जो ये रिस्क झेल सकता है वो ही प्लीज ट्रेड करे, वरना 700 रुपए के लिए ट्विटर पे ये ना लिखे कि सर जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। और वैसे मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि यहां से ये मूव आएगा निफ्टी के अंदर और 15200 का लेवल ब्रेक होगा और 15225 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी का 15200 का कॉल अभी 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 10 रुपए आपका कॉस्ट है, इसको बाय करे या तो इसको जीरो होने का वेट करे, या ऊपर में मिनिमम पहला टारगेट 25 रुपए का, दूसरा टारगेट 40 रुपए का। निफ्टी का 15200 का कॉल लेना है अभी 10 रुपए पे, जीरो इसका स्टॉप लॉस होगा। 25 ऊपर में पहला टारगेट, 40 ऊपर में दूसरा टारगेट। मेरे को लगता है कि निफ्टी यहां से एक अच्छा रिकवरी देना चाहिए। 15200 का लेवल टूटना चाहिए और 15225 से 15250 तक का मूव हमको अगले 1 घंटे के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ऐसा होने पे ये हीरो या जीरो के क्लास टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। 15225, 15250 सीधा
क्या बात है जी अनिल जी, वंडरफुल। और देखिए आपके बात करते करते ऑलरेडी 20 पॉइंट तो बढ़ चुका है। 15,150 पर आपने जब निफ्टी स्पॉट लेवल थे जब आपने कहा, और वहां से देखिए तेजी होती हुई दिख रही, तो बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 15,200 का सिर्फ 10 रुपए की रिस्क है, और ये 10 रुपए की रिस्क आप उतना मान के चले जीरो हो जाए। हीरो या जीरो कॉल का मतलब ही यही है, ये ध्यान में रखें कि आप उसी हिसाब से ट्रेड करें कि पूरा जा सकता है, क्योंकि जाएगा तो पूरा जाएगा और आएगा तो भरपूर आएगा। और यही है आपके लिए निफ्टी पर इस वक्त सुमित जी की तरफ से। तो सुमित जी को वो कभी कहते हैं कि टीम में खिलाने का डिसीजन एकदम सही रहा कैप्टन का। तो चलिए, तो आज सुमित जी ने आते ही हीरो या जीरो ट्रेड दिया है 25 और 40 के टारगेट के लिए। लेकिन बाकी जो टीम में प्लेयर हैं वो भी पूरे फुल फॉर्म में, वागले के साथ साथ सुमित जी, और सुमित जी के साथ साथ राकेश जी और कुणाल जी भी, और उनके लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का नहीं है। अच्छा, स्पेशल पिक कुछ तो स्पेशल करने की तैयारी में। मुझे पिक ऑफ द डे 2 बजे आ गया। हाँ, पिक ऑफ द डे, स्पेशल पिक, सब कुछ एकदम धड़ाधड़ आ रहा है। स्पेशल पिक का बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, ये स्पेशल पिक है और स्पेशल पिक है खरीदारी की राय है, ग्रेफाइट इंडिया पे खरीदारी की राय है। और अनिल जी 5 पॉइंटर्स हैं। पहला अनिल जी पॉइंटर फंडामेंटल है, ग्रेफाइट इंडिया जो है पायोनियर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंटर है कि ग्रेफाइट इंडिया के अंदर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बड़े वाला ब्रेकआउट है। और यहां पर अगर हम देखें तो 605 से नीचे के टारगेट देना इस चार्ट पैटर्न के साथ बेइंसाफी होगी। डू नॉट मिस काइंड का ब्रेकआउट है। ग्रेफाइट इंडिया पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत ही जबरदस्त है और इसमें एक विशेष टेक्निकल फीचर बना है अनिल जी कि ये स्टॉक बिल्कुल अपने 20 पीरियड एवरेज से टकराकर वापस तेजी दिखा रहा है। और जब जब अनिल जी ऐसा चार्ट पर देखने को मिलता है तो एक बड़ा रनवे मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो अनिल जी देखिए, ग्रेफाइट इंडिया सारे मेटल्स तेज हैं, ग्रेफाइट इंडिया में फ्रेश ब्रेकआउट है। अभी अभी स्टॉक 490 की रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर टिक गया है, तो यहां पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस जो है वो 490 से थोड़ा नीचे 485 485 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 540 का 540 का बड़ा अग्रेसिव टारगेट ही हमारा पहला लक्ष्य है, और 565 रुपए का दूसरा पोजिशनल टारगेट। ओके, 540 565 दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी आप। ये है राय ग्रेफाइट पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। अगला बिगुल है किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, फार्मा का स्टॉक सन फार्मा ये बाय करने की सलाह है। 627 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। 622 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए टारगेट 639 का रहेगा, और शुक्रवार या सोमवार तक 650 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो सन फार्मा खरीदना है। स्टॉप लॉस तो नहीं लगाना ना? लगाना है अनिल जी। अच्छा, 622 पे। कितना? 622। हाँ, मुझे लगा आपने बोला तो होगा, लेकिन जब आपने स्टॉप लॉस बोला उस वक्त म्यूट था, तो इसलिए हम सुन नहीं पाए। तो इसलिए मैंने कहा वापस से पूछ लेता हूँ लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है 622 पर। किरण जी की राय 639 और 650 के टारगेट के लिए। और सुमित जी का भी सुपरहिट एक बिगुल उनके लिए भी। बताएं सुमित जी। अनिल जी, कोइंसिडेंटली मेरा भी सन फार्मा ही है, और एक सही टाइम पे पिक आया है ये किरण जी की तरफ से भी, और मुझे भी लग रहा है कि ये चार्ट्स पे ब्रेकआउट है और यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने वाला है। सन फार्मा में करे खरीदारी। फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा सबसे पहले लीड ले रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में ऑलमोस्ट सिमिलर टारगेट्स बन रहे हैं 640 650 के। ये लेवल सन फार्मा के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक एक करेक्शन के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद अब ये अपसाइड मूव दिखा रहा है, और आज बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है और 3 दिन के हाई ब्रेक कर रहा है। तो 640 650 के टारगेट होंगे। नीचे में पोजिशनल ट्रेड के तौर पे 610 611 का स्टॉप लॉस रखना है, और इंट्राडे ट्रेड के तौर पे 618 620 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है सन फार्मा जॉइंट कॉल सुमित जी की तरफ से और किरण जी की तरफ से आते हुए, और फार्मा स्टॉक्स में एक्शन भरपूर हो रहा है। सन फार्मा इस समय लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है। और भी ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आईटी और एफएमसीजी, अब फार्मा
ऑटोज, ये सारे के सारे शेयर्स आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। इन्फोसिस 2% ऊपर है, 1375 के लेवल पर इन्फोसिस भी अभी आपको आते हुए दिख रहा है। बंसल जी ने इसको रेकमेंड किया था। पर आइए वरुण भी हमारे साथ हैं, पहले जान लेते हैं वरुण के साथ कि और कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स जहां पर मार्केट एक्शन दिखा रही है। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ग्लास इंडस्ट्री के लिए हमने जो आपको खबर बताई कि जो टेम्पर्ड ग्लास है उसके लिए जो ड्यूटी है उसको लगा दिया गया है। मलेशिया से जो इंपोर्ट हो रहा था उसके लिए कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाई है अगले 5 साल के लिए। तो इसका इम्पैक्ट जितने भी ग्लास स्टॉक्स है जैसे कि आसाई इंडिया ग्लास, सेंट गोबिन, यहाँ पे आपको देखने मिला है। एमटीएनएल बीएसएनएल, यहाँ पे बड़ी खबर आई है कि सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के जो रिवाइवल प्लान है उसको मंजूरी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने संसद में ये जानकारी दी है। वही आईएक्स, यहाँ पे एनएससी इन्वेस्टमेंट ने इंडियन गैस एक्सचेंज में करीब 26% हिस्सा खरीद लिया है और ओएनजीसी ने यहाँ करीब 5% हिस्सा खरीदा है। वेस्टर्न एंटरप्राइजेस 2500 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एबीबी पावर रेलवे से 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कोल इंडिया न्यूज वायर के हवाले से खबर आई कि कोयला मंत्रालय का बयान है कि कोल इंडिया के निजीकरण का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव जो है वो नहीं है। एसबीआई एमसीएलआर दरें में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बेस रेट जो है उसको 0.10% बढ़ाया है और बेस रेट जो है 7.4% अब हो गया है। प्राइम लेंडिंग रेट जो है उसको भी 0.1% बढ़ाया है। आईएफएल सिक्योरिटीज ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड का अंतरिम डिविडेंड का इस कंपनी ने ऐलान किया है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 2 दिन से स्टॉक में काफी हरकत है। 26 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं 156 के भाव पे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ एक्शन वाले शेयर्स। केपीआईटी टेक में भी 2 दिनों में हमने देखा है भरपूर एक्शन बनते हुए काउंटर पर दिखा है। आइए देखें और कहां पर मार्केट का एक्शन आ रहा है इस समय और कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, वागले साहब जरा डॉक्टर रेड्डीज पर भी राय दें। 4500 के पार इस समय क्या चल रहा है? फार्मा स्पेस में दीपांशु मोमेंटम है। डॉक्टर रेड्डीज में आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अभी तक इसमें मूव आई नहीं है। आज के लिए मुझे मोमेंटम इतना लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू लेने को तैयार हो तो मुझे लगता है ये 4600 4650 तक जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बाय करें, हल्का सा नीचे आता है ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 4500 के नीचे का होना चाहिए, 4490 का, और 4650 4660 का टारगेट 1 से 2 दिन। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला स्पेस पर रखें नजर। दमदार एक्शन बन रहा है। इस एक्शन में एक कॉल अनिल जी की तरफ से बिगुल कल के 2000। बताएं सर। खरीदारी की राय और खरीदारी की राय में थोड़ा धन्यवाद पहले मैं कुणाल जी राकेश जी को दे देता हूं क्योंकि वहीं से आइडिया आया है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये खरीदारी करने की राय 212 213 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। और अभी ग्रेफाइट, जो इसी स्पेस की कंपनी ग्रेफाइट, एचईजी, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये सारे की सारी कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी का माहौल है। और वो इसलिए कि ये कार्बन ब्लैक के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, सप्लाई शॉर्ट है, इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, सप्लाई शॉर्ट है, और इसके चलते हुए तीनों कंपनियों में ज़बरदस्त एक्शन है। आप देखिए एचईजी तो 9% ऊपर है आज के सेशन में, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, 220 और 230 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये स्टॉक भी है जो कमाल करने की तैयारी में। और मुझे याद है सेठी साहब ने भी पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था। जैन साहब के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी जरूर होना चाहिए, तो जैन साहब से भी एक बार इस पर राय ली जाए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स एक बार मैं कुणाल जी से पूछूंगा। पहले एक बार जैन साहब बताएं फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर आपकी राय। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, कमेंट काफी बार किया है बट इफेक्टिवली जैन साहब के जेम्स में मिस हो रहा था क्योंकि टेक्निकली मुझे जो कंसोलिडेशन चाहिए वो मिला नहीं। और नॉन स्टॉप ये तो देखिए जबरदस्त 60 रुपए से अब 220 रुपए तक भी आया, और अभी भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। और जिस तरीके की डिमांड दिख रही है आगे, ये स्टॉक हमारे सारे दिग्गज एनालिस्ट पैनल में जो भी है सब ने रेकमेंड काफी बार आगे पीछे किया ही है। और मुझे लगता है कि देखिए 13-14 के पी मल्टीपल पे डिविडेंड जबरदस्त, और डेट्स को भी इन्होंने काफी मतलब मैनेज किया है, रिड्यूस किया। और जो क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर के, दे वर एक्सीलेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो लिए हुए रहें और डिक्लाइंस पे भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी है, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी, और आपने भी मोहर लगा दिया अनिल जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आराम से 250 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, 250 रुपये तक के लेवल्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैक में। जिन साहब को भी पसंद है, सिटी साहब को भी पसंद है, थोड़ी देर में सिटी साहब भी आएंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन तब तक कुणाल जी जल्दी से चार्ट्स पर इसकी राय दे।
अनिल देखिए चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। मैं और राकेश जी इस पर 2-3 दिन से लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। और अनिल जी अगर किसी को भी चार्ट देखने का शौक हो अनिल जी तो इसका वीकली चार्ट देखना चाहिए। इस पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं। थोड़ा रेयर होता है तो अनिल जी दिखता कम है। बुलिश पेनेंट पैटर्न का बिल्कुल कॉपी बुक एग्जाम्पल आपको चार्ट पर दिख रहा है। और इसका लक्ष्य निकालें तो 270 रुपए का टारगेट बनता है अनिल जी। तो मेरी राय में डेफिनेटली न केवल शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें बल्कि इसको मीडियम टर्म के लिए बाय करें। तीनों स्टॉक्स बहुत दमदार दिख रहे हैं। और फिलिप कार्बन बैक मुझे लगता है 265-270 के लेवल्स दिखाए। 270 क्या बात, मतलब मैं ही सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव हूं। जिन साहब 250, आप 270। लाइफ टाइम हाई दाम है 270, वहीं पर रेजिस्टेंस है, वो लेवल्स आएंगे। ओके अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन से मंत्रणा कर रहे थे आप आपस में, मंत्रणा तो ठीक है कि आपने, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन एक्शन कब लेंगे? अनिल जी देखिए हमें समन्वय बनाना पड़ता है अनिल जी। पूरी संसद की तरह ये चलता है अनिल जी। एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति खारिज करता है, फिर अनिल जी जब दोनों प्रस्ताव से सहमत होते हैं तब कॉल निकलती है। नो कमेंट्स, ठीक है। अब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, इसके बाद नो कमेंट, सीधा आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि सुमित जी तैयार है। अरे सुमित जी आप तो तैयार, आपका तो टारगेट आ गया पहला हीरो या जीरो का 25 का टारगेट, बधाई हो। बिल्कुल अनिल जी, लोगों ने जिन्होंने ट्रेड किया उनको एकदम बधाई हो, क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर ही 25 का टारगेट दिया था, 24 का डॉट हाई लगा है। और मेरे को लग रहा है कि अब जैसे 15,200 तोड़ेगा तो उसके ऊपर का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो पहले कॉल के लिए बिल्कुल बधाई हो। दूसरा तैयार है अनिल जी? हीरो या जीरो सेम? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल भी सेम है, बजाइए। ऐसा लग रहा है टीम में बदलाव करते रहना चाहिए, प्लेयर्स में जोश बना रहता है एकदम। रोटेशन थोड़ा मजा आता है। रोटेशन पॉलिसी ओके। बताइए सुमित जी, अब दूसरा स्टॉक हीरो या जीरो वाला। अनिल जी निफ्टी चूज किया था, अब बारी बैंक निफ्टी की। अनिल जी निफ्टी में जिन्होंने किया उनको जो प्रॉफिट बुक हो चुका है उसको अब ये मान के चले कि उस प्रॉफिट से अब हमको ये बैंक निफ्टी का हीरो या जीरो करना है। या जो लोग नया करना चाहते हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस और रिस्क बहुत छोटा सा है। 750 रुपए से 1000 रुपए का रिस्क होगा। हीरो या जीरो मान के आपको ट्रेड करना है। प्योर 1 घंटे के लिए कॉल है। बैंक निफ्टी के अंदर 36,100 का कॉल लेना है आज की एक्सपायरी का, जो कि 35 से 40 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 36,100 का कॉल लेना होगा आज की एक्सपायरी का, जो कि 35 से 40 के बीच ट्रेड कर रहा है। हीरो या जीरो है, या तो ये पूरा जीरो होगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 36,000 के लेवल टूटते ही बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए अगले 1 घंटे के अंदर। ऐसा होने पे इस कॉल का वैल्यू ऊपर के अंदर 140 रुपए से लेके 180 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बाय बैंक निफ्टी 36,100 कॉल एट सीएमपी 40 रुपए, स्टॉप लॉस जीरो, टारगेट 140 से 180। ओके 140-180 के टारगेट्स के लिए खरीदें बैंक निफ्टी। 36,100 का कॉल फिलहाल 40 रुपए के आसपास बात करते करते 36,000 पार। गजब बात, क्या बात, मतलब आज एकदम फुल फॉर्म में है सुमित जी। और तगड़ा एक्शन बताते हुए 36,000 के पार बैंक निफ्टी आता हुआ, टारगेट रखिए 140 और 180 रुपए। लेकिन ध्यान रहे जब हीरो या जीरो ट्रेड आप ले रहे हैं तो ये मान के चलें कि पूरी प्रीमियम आपकी खत्म भी हो सकती है। उस हिसाब से आप ट्रेड लें, उस हिसाब से आप रिस्क लें, वैसे संभावना उसकी कम होती है। और जिस तरह से बैट्समैन फॉर्म में है आप समझ सकते हैं कि वो सेंचुरी मार के ही लौटेगा, है ना। अगर आउट हो जाए तो अपनी गलती से, बाकी पिच या बॉलर नहीं कर पाएगा, वैसा वाला हाल है इस वक्त सुमित जी का। टारगेट पे टारगेट हिट होते हुए दिख रहे हैं। आइए अगला एक और टारगेट हिट होने की तैयारी में, और वो दे रहे हैं जय ठक्कर, जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी आईटी स्टॉक्स तो चल ही रहे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में भी यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। डिविस लैब मुझे अच्छा लग रहा है, 3550 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे 96-97 के रेंज में चल रहा है, इसको खरीदना चाहिए। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 72 का एक स्टॉप लॉस बनेगा अनिल जी। और इसका जो लॉट साइज है वो भी छोटा है, 200 का लॉट साइज है। तो आप देखिए अगर 4,500-5,000 का एक रिस्क होगा, 96 पे खरीदना है, 72 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 125 का, दूसरा टारगेट बनेगा 150 का। 125, 150 ये दो टारगेट्स के लिए डिविस का 3550 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। रीजन ये है अनिल जी कि काफी ओवरसोल्ड हो चुका है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब चैनल ब्रेकआउट के साथ आता है सो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बहुत ही बढ़ सकती है। 3800 तक के लेवल्स डिवीज में देखने मिल सकते हैं हमें कुछ दिनों में, और उससे भी नियर टर्म अगर मैं टारगेट आपको बताऊं तो लगभग 3690 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं।
ओके, तो 3690 के लेवल्स आपको स्टॉक पर आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल 3550 के कॉल पर खरीदारी की राय है इस समय। एक एक करके मेटल स्टॉक्स में भी बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, हिंडाल्को, NMDC सब बढ़ रहे हैं। सब बढ़ रहे हैं। आप पिछले 10 मिनट में खरीदारी देखें तो पूरे के पूरे मेटल स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा खरीदारी आई है सर। कुछ तो यहाँ पर वापस चल रहा है। टाटा स्टील 725 पर वापस आया, JSPL 320 के पार, JSW स्टील ने 400 का लेवल रिक्लेम करा है। कुछ मेटल स्टॉक्स में एक्शन इस समय बढ़ रहा है। जरा मेटल पैक में अच्छी रिकवरी आई। बिल्कुल, टाटा स्टील, JSW स्टील दो काउंटर्स है जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। ये मैं पुल बैक रैली कहूंगा, जो पिछले 3 दिन से हम लगातार बिकवाली के दौर देख रहे थे, उसका एक पुल बैक रैली चल रहा है। मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग पोजीशन है किसी के तो 712 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मेरा टारगेट 735 शुक्रवार तक देखने को मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेटल स्पेस पर रखिए नज़र, और स्पेशली कुछ कंपनीज की बात सर अगर हम यहाँ पर करें तो जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी और उस पर आज कैबिनेट पर चर्चा भी हो रही है, MMDR एक्ट में बदलाव हो सकता है और जिन कंपनीज की कैप्टिव कोल माइंस हैं वो अपना आधा कोल ओपन बाजार में भी बेच सकती हैं। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील सभी को बिल्कुल सारी कंपनियां जो कोयले का इस्तेमाल करती है अपने स्टील प्रोडक्ट प्लांट्स में, चाहे अगर उनकी कैप्टिव माइंस है तो भी उनके लिए अच्छा है कि वो कोयला बाहर बेच पाएंगे आधा एक्स्ट्रा है तो, और अगर नहीं वो कोयला बाहर से खरीदते हैं तो भी पूरी संभावना है कि उनके लिए कोयला सस्ता मिलेगा। तो उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कहना है कि इसी से आपको कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखें तो ग्लोबली सब कुछ मेटल्स के लिए बहुत अच्छा है नहीं। तो ये एक अच्छी खबर है। जैन साहब से भी एक बार राय ली जाए। जैन साहब, जो खबर है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को मंजूरी मिल सकती है, MMDR एक्ट में संशोधन हो सकता है, और ये कि जो कोयला है कंपनियों के पास में वो अपने खुद के इस्तेमाल के अलावा 50% वो बाहर बेच सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। इनफैक्ट ये कुछ सालों से भी चल रहा था और कुछ दिन पहले जी बिजनेस पे ये एक्सक्लूसिव खबर भी थी और उस दिन शायद कोल इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मेटल प्लेयर्स। और देखिए एक तरीके से उनको कैप्टिव कंजम्पशन के लिए दिए हुए माइंस से अगर एक्स्ट्रा वो रहता तो वो लोग बेच पाए। और कोल माइनिंग जनरली थोड़ी सी वो रहती है कि कोल इंडिया और इन्हीं के पास ही है। तो ओवरऑल आई फील कि हिंडाल्को जैसी प्लेयर्स या नाल्को या फिर इवन टाटा स्टील, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। JSW स्टील अगेन लुक्स अ गुड स्टील प्लेयर। तो ओवरऑल मेटल्स वैसे बहुत चले हुए हैं, बहुत वॉलेटाइल भी होते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स भी है। तो जिनको इस न्यूज के ऊपर करना है काम, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े डिक्लाइंस पे ही एंट्री लेने की कोशिश करें, क्योंकि काफी बड़ा रन अप ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए मेटल पैक। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरे स्पेस में एक्शन बन रहा है, MMDR एक्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं और कंपनीज को होगा फायदा। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो बैंकिंग स्टॉक है और स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। 762 764 का अभी स्पॉट लेवल के हिसाब से भाव चल रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए पिछले 5 दिनों के हाई एक्सिस बैंक अभी ब्रेक कर रहा है। और एक्सिस बैंक का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो कि मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, ये बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस करके लास्ट 5 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में अब यहां से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 785 का पहला टारगेट होगा और रैली अगर ऐसे एक्सटेंड हुई तो ये 800 रुपए तक का मूव एक्सिस बैंक में वन वे देखने को मिलेगा। 745 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में यहां पे CMP पे खरीदारी करें 785 से 800 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए भी एक्सिस बैंक में ट्रेड लिया जा सकता है, जिसमें 770 वाला कॉल अभी 23 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक का 770 का कॉल 17 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के टारगेट होंगे एक्सिस बैंक के 770 के कॉल के अंदर। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 785 से लेकर 800 रुपए तक के टारगेट जल्दी ही एक्सिस बैंक में देखने को मिलने चाहिए। 745 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक में करें खरीदारी, 745 का रखिएगा स्टॉप लॉस और 785 तक जाने की तैयारी इस वक्त एक्सिस बैंक के लिए आती हुई दिख रही है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होने में के लिए हैं तैयार। सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स भी आएगी। उससे पहले एक खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए आती हुई दिख रही है। जरा इस खबर पर नजर रखिए। फार्मा कंपनी के लिए वैसे दिन अच्छा है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए खराब खबर है। और खबर ये कि US FDA से इनके न्यूयॉर्क प्लांट को 3 आपत्तियां जारी हुई है। ओके, न्यूयॉर्क में जो इनका प्लांट है उसको 3 आपत्तियां मिली है US FDA से। देवांशी, कुछ और डिटेल्स हैं इसके बारे में, कुछ मिल रही है?
क्योंकि आप देखिए स्टॉक इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इस प्लान से अभी उनकी कोई बिक्री नहीं है, ये फिलहाल डॉक्टर रेड्डी का स्टेटमेंट आता हुआ। अच्छा जी, साथ में स्टेटमेंट भी आया, परफेक्ट है। वैसे भी आज तो उन्होंने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति जो मांगी ना स्पुतनिक की, उसके दम पर कल मीटिंग है, उसके लिए ये भागा हुआ है। लेकिन ठीक है, तो ये 3 आपत्तियां जो आई है, ये हल्की फुल्की सी खबर है डॉक्टर रेड्डीज के लिए आपके सामने। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। आपके स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। परसों मैंने जो जबरदस्ती आपसे लिए थे कॉल्स, याद है ना आपको? पूरा कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक आज कमाल कर गया, टारगेट सारे हासिल कर गया, और बाकी भी आपके स्टॉक्स। तो सबसे पहले तो कोई अपडेट जो आप देना चाहें वो बताएं, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ और कुछ सवाल। अनिल जी बिल्कुल अपडेट। तो पहले तो आपके इंस्पिरेशन के कारण जो फ्राइडे को जब बाजार में कार्नेज था, तब मैंने कोटक बैंक रिकमेंड करा था। 1900 लेवल पे 2000 के टारगेट थे, वो आज लगभग अचीव हो गए। तो थैंक यू अनिल जी। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था फिलिप्स कार्बन ब्लैक की चर्चा हो रही थी। इस स्टॉक को भी मैंने हाल ही में 3 मार्च को 202 के लेवल रिकमेंड करा था, जो कि आज 217-18 के हाई लगाए हैं। और वैसे इस स्टॉक को मैंने हर सेगमेंट में, बाजार आजकल, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स और ये जो शॉर्ट टर्म पिक्स आती है, सब सेगमेंट में रिकमेंड किया है। इसको पहली बार 12 अगस्त को 110 के भाव में रिकमेंड किया, वहां से डबल हो गया स्टॉक। और अभी भी इसमें तेजी लगती है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 300 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये स्टॉक भी लगातार, और फिर अगला वाला दूसरा बड़ा टारगेट आ गया 250 का जैन साहब, 270 का कुणाल जी का, 300 का टारगेट सेठी साहब का। तो जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक ये स्टॉक। अब बताएं सर आज की पिक्स के बारे में। 2 पिक्स? जी 2 पिक्स है, दोनों F&O के स्टॉक है और दोनों में खरीदारी करनी है, वो तो विदाउट सेइंग। और जो पहला स्टॉक है अनिल जी, वो एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा, जो कि अभी मार्च फ्यूचर 490 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए एक अच्छी क्वालिटी की फार्मा कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीएस को देखेंगे तो 38-40 के पी मल्टीपल पे वो ट्रेड करते हैं। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे। पिछले साल के 190 करोड़ के सामने 248 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और इसमें जो आने वाले दिनों में ट्रिगर रहेगा अनिल जी, वो इसके जो एक एपीआई आर्म है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, उसकी भी आईपीओ की तैयारी चल रही है, जिससे ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग के पूरे चांसेस है। और उसकी प्रोसीड से कंपनी के जो भी कर्ज है वो कर्ज भी कम करेगी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ से अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 520 रुपए का, स्टॉप लॉस है 475 का। 475। आप ये कह रहे हैं कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, क्या कारोबार करती है जिसका आईपीओ लाने की तैयारी में? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जैसे ये डीवीज है, लॉरस है, वैसा। हाँ समझिए, दवा के चूर्ण, वही चूर्ण वाली। चूर्ण वाला आपकी और आराम से समझ में आ जाता है ना सेठी साहब। मतलब बात तो वही है, बनाते तो वही है जिससे दवा बनती है। अच्छा, जो गोली को, जिससे गोली बनती है, जिसको मजबूत करके जोड़ के बनाया जाता है, या फिर जो कैप्सूल के अंदर डाला जाता है बारीक बारीक, वो चूर्ण, वही है एपीआई, दवा बनाने का फॉर्मूला। इसकी एक सब्सिडी कंपनी है जो दवा बनाने का ये काम करती है, फॉर्मूला में एपीआई, उसका आईपीओ आने की। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आईपीओ आएगा तो नेचुरली वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो जबरदस्त काम हो सकता है। तो चलिए, ग्लेनमार्क ये मजबूत शेयर है, यहाँ पर 520 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी जो अपने चैनल पे बहुत बार डिस्कस होता है, एक केमिकल्स वाली कंपनी है दीपक नाइट्राइट। और जब इस कंपनी का नाम आता है, सिद्धार्थ सेनानी जी को हम सब याद करते हैं, बहुत निचले लेवल से उन्होंने रिकमेंड करा था। ये भी एक दमदार केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली एसीटोन और फेनॉल बनाती है। और जिस तरह से दुनिया भर में चाइना का आइसोलेशन हो रहा है, या चाइना +1 की स्ट्रेटेजी चल रही है, कंपनी को दमदार फायदा हुआ है। अभी ये मार्च फ्यूचर 1600 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 1650 का मेरा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1570 रुपए का। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 216 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया वर्सेस 156 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.66 है। और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में तो खरीदना ही है 1650 के टारगेट के लिए। बाकी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इसके भी 2000-2100 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं।
ओके, तो लॉन्ग टर्म में 2000 के टारगेट, बट फिलहाल ट्रेड के लिए 1650 का टारगेट। तो दो फ्यूचर्स की कॉल आती हुई सेठी साहब की तरफ से आज, ग्लेनमार्क और दीपक नाइट्राइट। रखिए नजर इन दोनों पर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। आइए एक और स्पेस जहां पर नजर रखनी है, सरकार की तरफ से सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है ये कदम और किसका होगा इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से ये सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने ये घोषित किया है कि 1 अप्रैल 2022 से सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स, इन दोनों पर जो है इनके इंपोर्ट पर जो है अतिरिक्त टैक्स यानी कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लगती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट सोलर मॉड्यूल्स के लिए उन्होंने कहा है कि 40% कस्टम ड्यूटी लगेगी और साथ ही सोलर सेल्स पर 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट सरकार का जो फोकस है खासकर सोलर कैपेसिटी को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मौजूदा अगर आप देखें तो करीब 39 गीगावाट्स की यहां पर सोलर कैपेसिटी है भारत में, उसको बढ़ाकर अगले 9 से 10 सालों में करीब 7 गुना कर दिया जाएगा 280 गीगावाट। यानी कि जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस वजह से आप देखिए कहीं ना कहीं जितनी भी सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो BHEL हो, टाटा पावर सोलर हो, HBL पावर या वेबसॉल एनर्जी, इनके लिए काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां पर जो ज्यादातर सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स हैं वो चीन से इंपोर्ट होते हैं भारत में। और जिस तरह से अभी रिलेशन है चीन का इनफैक्ट पूरे इंटायर विश्व के साथ, वो कहीं ना कहीं जो है भारत के जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इस खबर का पूरा इम्पैक्ट। BHEL, टाटा पावर और कुछ एनर्जी कंपनीज है जहां पर इसका इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी एक और काउंटर है जिसको इसका फायदा आते हुए दिख सकता है। तो नजर रखिए इस स्पेस पर। जैन साहब, कोई इंटरेस्ट इस स्पेस में? लगातार हमने देखा है, पहले भी बजट्स में इसके बारे में बात हुई थी, पर अब बड़ा प्लान आ रहा है सोलर सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भारत में। क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर? चाइना ने जबरदस्त तरीके से ये मार्केट को डिसरप्ट किया हुआ और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी अगर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर इंडिया में ग्रो नहीं किया है, पिछले आज 15 साल 20 साल से काफी काम चल रहा है इस सेक्टर के ऊपर और काफी रेट्स भी गिरी और चाइना के इक्विपमेंट्स काफी आ रहे हैं और ओवरऑल चाइना ने बहुत डिसरप्ट किया और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उतना अच्छा नहीं कर पाए। कई ऐसे नाम थे जो कि अब गायब ही हो गए जो शुरुआत किए थे, क्योंकि कई बार फैड बनता है और फिर लोग घुसते हैं। बट यस, नाउ टाटा पावर एंड भेल, देखिए ये जबरदस्त बड़े प्लेयर्स हैं और मैं दूसरे छोटे प्लेयर्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप पे बहुत फोकस रहता हूँ। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर न्यूज में टाटा पावर कैन बी अ वेरी बिग बेट। एंड इनफैक्ट टाटा पावर जिस तरीके से बैलेंस शीट को डीलिवरेज करने के लिए इनबिट ला रही है और इस बजट में भी सरकार ने इनबिट के लेकर भी जो TDS का प्रावधान है वो बड़ा किया और ओवरऑल काफी सुर्खियों में इनबिट को लेकर काफी चीजें एग्रेसिवली सरकार चाह रही की होए, तो टाटा पावर उसका बेनिफिशियरी फिर इसका बेनिफिशियरी है एंड ओवरऑल पावर इज वेरी पावरफुल। तो मुझे लगता है कि भेल एंड टाटा पावर इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाकी बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी है, उस पे मैं बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट रेकमेंड दैट। बट ये दो स्टॉक सर्टेनली, ये न्यूज काफी बड़ी है। इनफैक्ट दिस विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड जो चाइना का डिसरप्शन है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा स्टेप। बिल्कुल, तो बड़ी खबर और बड़ा बेनिफिट हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स, बट सेक्टर के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। मार्केट में बढ़िया एक्शन। चलते हैं अनिल जी के पास, जानते हैं स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। सर आज डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल हो रहे हैं, 50-60 पॉइंट नीचे से अब देखिए 80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। बहुत बढ़िया, बढ़ने दो, वॉलेटाइल में बढ़ते नीचे मत करो बस। और डाउ और नैस्डैक में यही चल रहा है सर, एक दिन एक परफॉर्म करता है दूसरे दिन दूसरा। आज नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम क्वाइट है, कल 0.4% उछलकर यहाँ पर तो थोड़ा वहां पर उतार चढ़ाव अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी टाइप्स। हाँ वैसे ही हाल है, बट एटलीस्ट इतना ज्यादा हमारे कम है, थोड़ा बेहतर ठीक। बट अच्छा एक्शन हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स डेफिनेटली जैसा आपने कहा यहाँ पर ज्यादा फोकस रहता है, तो अच्छी रिकवरी आ रही है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, यूके थोड़ा सुस्त है, बट फ्रांस और जर्मनी में अच्छा ट्रेड है। और एशिया की बात करें तो चीन एकदम सपाट बंद हुआ, पर हांगकांग 0.5% ऊपर था। तो मिले जुले बट लार्जली पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं। सर बताएं क्या करना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी पर जो सबसे पहले तो मैं सपोर्ट की बात करूं,
पहली चीज तो ये कि 15,100 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये सबसे मतलब आप लाल में बंद ही नहीं होंगे, पहला कंफर्ट तो ये हो गया जी। दूसरा, इस बात की पूरी संभावना है कि 15,150 के ऊपर क्लोजिंग हो निफ्टी की। उसका कारण बताता हूँ। 15,150 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 33 लाख शेयर है, तो अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट आप नीचे आए भी तो 15,150 के आसपास सपोर्ट ले लेगा, उसके नीचे क्लोज नहीं होगा। लेकिन ऊपर कितना क्लोज हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं कि 15,200 के ऊपर निकलकर टिकना मुश्किल काम है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 74 लाख शेयरों का 74 लाख शेयर, और उसमें से 40 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं जी। मुश्किल और इम्पॉसिबल में बड़ा फर्क है। मुश्किल इसलिए कि इतनी बड़ी पोजीशन वहाँ खड़ी है, आज एक्सपायरी का दिन है, तो 15,200 को शॉर्ट करने वाले लोग, कॉल राइटर्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर ना जा पाए। ठीक है, इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है कि डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर हो गया। अगर 125-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर हो गया अगले 15-20 मिनटों में, तो आप कब तक किला होल्ड कर पाएंगे? सेंध कोई न कोई लगा ही देगा, तो वो भी हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, 3 बजे तक, 3:05 पहले तक देखिए, 15,200 के ऊपर निकल कर अगर टिक जाता है तो ये 15,245 मिनिमम क्लोजिंग आ जानी चाहिए, 50 पॉइंट और। हाँ, 50 पॉइंट और हो सकता है। फिर 15,245 से 15,315 की रेंज में कहीं न कहीं जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। तो आपको थोड़ी देर देखना है कि आप 15,200 के ऊपर टिक पाते हैं। 15,200 के ऊपर टिकते एग्रेसिवली बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये कॉन्फिडेंस पूरा निफ्टी में। इतना कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में नहीं आ रहा जी। क्यों नहीं आ रहा वो बताऊं। जैसे 15,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में, वैसे 36,000 पर बैंक निफ्टी में भी है, 28 लाख शेयरों का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हर एक लेवल पर ऊपर 36, 100, 200, 300 हर एक लेवल पर कॉल राइटिंग काफ़ी होकर रखी है। तो बैंक निफ्टी भी वही 36,000 पार होकर ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। तब आप 36,100, 36,200 तक देख सकते हैं। लेकिन जो बढ़ेगा और जो तेजी होती दिखेगी वो आपके लिए यहाँ पर निफ्टी में होने की संभावनाएं ज़्यादा है बजाय बैंक निफ्टी के। क्लियर है सर। तो निफ्टी और 15,200 के ऊपर गया तो और एक बढ़िया छलांग निफ्टी लगा सकता है। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। ठीक है सर, क्लियर है। मेटल्स में भी थोड़ा एक जो रोटेशन आया वो बरकरार है, एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वेदांता भी अब रिकवर कर रहा है, थोड़ा क्वाइट हो गया था वेदांता, अब वहां पर भी एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है, एक बार इस पर भी राय लेते हैं जय के साथ। जय, अपोलो टायर्स को देखिए, आज तो पूरे ऑटो पैक में तेजी है, अपोलो में भी बढ़िया एक्शन, क्या राय बनती है अपोलो पर? वेल दीपांशु, अपोलो टायर्स जहां तक मैं देख रहा हूं, एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि ये स्टॉक में ऑन द लोअर साइड करीब 225 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, 225, एंड ये स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज हो चुका है दीप, 225 नीचे में, बट ऊपर की जो रेंज है इसकी 255-260 की है। तो अगर आप देखिए तो एज ऑफ नाउ फ्रॉम दीज लेवल्स लॉन्ग साइड पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बिकॉज 20 से 25 रुपए की अपसाइड बनती है अगर ये फिर से ऊपर की ओर जाता है तो, और नीचे 10 रुपए नीचे सपोर्ट है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो लॉन्ग साइड बने रहना अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि 260 के ऊपर निकले तो एक बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज ये रेंज में कुछ समय बिता सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। नजर रखिए इस काउंटर पर, अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा है अपोलो टायर्स पर, बढ़िया मूव आ रही है। बाटा में भी यहाँ पर भी नजर रखिए, थोड़ा स्टॉक एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। साथ ही बायोकॉन, इस पर भी एक मूव आने की तैयारी दिख रही है, 400 के पार गया है बायोकॉन। बंसल जी, 380-390 से सपोर्ट लिया बायोकॉन ने, आज फाइनली एक अच्छी मूव दिखा रहा है 400 के पार। अब क्या राय बनती है बायोकॉन पर? देखिए दीपांशु, आज इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, और साथ में पॉजिटिव चीज क्या है कि 388-390 के अराउंड एक डबल बॉटम लगा है। तो जिनके पास है दीपांशु, क्लियरली होल्ड करना चाहिए, कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटे से छोटा भी देखें तो 394 का आता है, और टेक्निकली 411-412 तक ऊपर में जाने का पोटेंशियल रखता है बायोकॉन। तो जिनके पास है होल्ड रखें, और नई खरीदारी भी की जा सकती है। और इसके साथ साथ दीपांशु आपसे गुजारिश है पिक ऑफ द डे के बिगुल की। ओके, तो स्पेशल पिक तो आ चुकी है, अब आ रही है पिक ऑफ द डे बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, जो हमारा स्टॉक है इसके अंदर एक डबल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक तो प्री कोविड हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है, और साथ में उससे पहले की एक बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। स्टॉक है कैन फिन होम,
जिसके अंदर प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। स्टॉक का वीकली चार्ट देखें तो एक बड़ा विशाल डबल बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, और चार्ट देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े समाचार के आने की यहां संभावना है। तो समाचार से पहले की तेजी आपको कैन फिन होम में बनती है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखे यहां 555 पर, 555 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 585 रुपए का, दूसरा टारगेट 600 रुपए का। 600 तक एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है कैन फिन होम फाइनेंस। ओके, तो 600 के लेवल्स आ सकते हैं कैन फिन होम्स पर, और ग्राफाइट पर अभी थोड़ी देर पहले जो खरीदारी की राय आई थी, दमदार एक्शन उस काउंटर पर भी हम आते हुए देख रहे हैं। अब वैसा ही एक्शन एक्सपेक्ट करें कैन फिन होम्स पर भी। यहाँ पर आपके लिए पिक आती हुई दिख रही है। कैन फिन होम्स, सुमित जी ने भी कल इस स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, और सुमित जी ने जो टारगेट्स की बात करी थी उसके ऑलमोस्ट करीब ही आते हुए दिख रहा है। तो कैन फिन होम्स पसंद आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को, और पिछले कुछ मिनटों में देखें तो एक दमदार स्पाइक भी इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। इंडिया मार्ट में भी अच्छा एक्शन बन रहा है। जस्ट डायल के B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद हमने देखा कि इंडिया मार्ट थोड़ा प्रेशर में आया था, पर जैन साहब, इंडिया मार्ट भी अब अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है करेक्शन के बाद। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? बहुत जबरदस्त वैल्यूएशंस मार्केट ने दे रखा है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, और जो डिसरप्शन एक्सपेक्टेड था कि वैसा होएगा नहीं, बट देखिए ये फेसबुक, गूगल और ये लोग भी कहीं भी ये लोग जिस तरीके की रीच है, ये लोग अपना मॉडल कभी ला सकते हैं। इस रिस्क को हमेशा सामने रखना चाहिए। बट यस, फैंटास्टिकली ये जबरदस्त कर रहा है। और जस्ट डायल ने जो B2B लॉन्च किया है, तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी एक इनको कंपटीशन मिलेगा। बट फिर भी जो इस कंपनी ने पिछले, मुझे याद है 1998 से कंपनी कार्यरत है, और जिस तरीके से इन्होंने इवॉल्व किया अपने प्लेटफॉर्म को, और जस्ट डायल ने B2C में ज्यादा थे और B2B में है, तो दैट डज नॉट मीन कि बहुत इजीली ये लोग कर पाएंगे। और वैल्यूएशन मार्केट प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा दे रही है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन सब में से फिर भी मुझे लगता है कि मैं हायर वैल्यूएशन में अगर जाना ही है तो मैं इन्फो एज के साथ जाऊंगा। और जिन्होंने इंडिया मार्ट ले रखा है वो लेके बिल्कुल बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक चल रहा है, और जो महंगा है महंगा रहेगा और महंगा बना हुआ रहेगा है, क्योंकि इन बिजनेसेस को जबरदस्त वैल्यूएशन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अलीबाबा और ये सब के साथ भी इनको कंपेयर किया जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया मार्ट, जिस पर आप दमदार एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर। बिल्कुल, तो ये है एक्शन एक्चुअली तो ग्राउंड पे ही होता है। ग्राउंड पे ही होता है, मतलब आप कितनी भी बात करें बाकी सब जगह, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें हो रही है ग्राउंड पे, उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पर आगे चलते हुए काफ़ी पड़ता है। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट, और जो हमने आपको वादा किया था कि इजी बिजनेस की रिसर्च टीम कई सारी चीज़ों पर आपको कोशिश करेगी ग्राउंड रिपोर्ट देने की, कि एक्चुअली किसी सेक्टर में किसी कंपनी को लेकर क्या कुछ एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन बताने के लिए तैयार है वरुण, और आज उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट निकाली है PVC पाइप्स के बढ़े हुए दामों पर। क्या है पूरी रिपोर्ट, समझिए, देखिए, जानिए, और तब आपको पता चलेगा किन शेयरों पर अच्छा या बुरा असर पड़ेगा। इसे नाम सुनकर, शेयरों के नाम सुनकर कूदना शुरू ना कर दें। आप पूरी रिसर्च समझें। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, बहुत मेहनत करके बनाइए, और उसके बाद आपके सामने ला रहे हैं। तो किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं जी बिजनेस की ग्राउंड रिपोर्ट। बताएं वरुण, किस सेक्टर पर, किन स्टॉक्स पर की है आपने रिसर्च, और क्या निकल कर आया है ग्राउंड रिपोर्ट में? देखिए अनिल जी, हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है वो बेसिकली PVC पाइप्स पे की है, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो PVC पाइप्स के जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो PVC पाइप्स के रेट जो है वो दुगने हो चुके हैं। अक्टूबर 2020 में करीब 120 के आसपास थे, अब ये बढ़ के करीब 200 से 250 के आसपास पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट अनिल जी, जब मैं डीलर से बात कर रहा था कि किस तरह की प्राइसिंग देखने मिल रही है, तो पहले ऐसा होता था कि मंथ ऑन मंथ प्राइस बढ़ते थे, कभी कभी 6-6 महीने में बढ़ते थे। अब ये आलम है कि आपको रोज प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन अगर आप नया ऑर्डर डालेंगे तो आपको एक ऊपर का प्राइस देखने मिलेगा। इस तरह की प्राइसिंग जो PVC पाइप्स है उनमें देखने मिल रही है। अब क्यों ये है? क्योंकि देखिए कच्चे तेल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए रॉ मटेरियल भी होता है, और जो कच्चे माल है उसमें जो दाम बढ़ रहे हैं उसको ये कंपनीज लगातार पसंद कर रही है।
अब पास ऑन ये कंपनी इसके लिए कर पा रही है क्योंकि डिमांड जो है पीवीसी पाइप्स की उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। आप जितने भी सेक्टर जहाँ पे पीवीसी पाइप्स यूज होते हैं वहां देख लीजिए, भले वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर इंडस्ट्रीज हो या फिर आप अपने घर पे ही देख लीजिए, किचन में भी पीवीसी पाइप जो है उनका इस्तेमाल होता है और वहां से डिमांड जो है वो लगातार आ रही है। सिर्फ यही नहीं, हाल फिलहाल हमने देखा है कि इंडिया ने काफी सारे देशों से जो इम्पोर्ट होता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था और खासकर चाइना से जो इम्पोर्ट होता था उस पर प्रतिबंध लगाया। तो इसके चलते जो इम्पोर्टेड पीवीसी पाइप्स है वो वैसे ही कम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स है वो दाम बढ़ा रहे हैं। अब पीवीसी पाइप का जो रॉ मटेरियल है रसायन, उसके दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसको मैन्युफैक्चर करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो पास ऑन कर रहा है और उसके बाद ये पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चर जो है उनके लिए दाम बढ़े तो वो सीधे सीधे कस्टमर्स पे पास ऑन कर रहे हैं। तो इसके चलते फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये तमाम वो कंपनीज है जो पीवीसी पाइप्स के कारोबार में है, इनको तो फायदा हो रहा है, साथ ही साथ रिलायंस को भी हो रहा है, वो तो पास ऑन कर रहे हैं और ये सीधे सीधे कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो 6 महीने में दोगुने हो चुके हैं दाम और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है अभी भी दाम बढ़ गया। क्या बात है, ये है एकदम रियल टाइम ग्राउंड चेक। क्या बात है। ये इन्होंने एक अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताई कि अब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर नए दाम निकल कर आ रहे हैं, ऐसी डिमांड है। हाँ, मतलब क्या कहते हैं जिसको, मतलब फॉरवर्ड वाले ट्रेड्स ही नहीं, सारे एक्सपोर्ट ट्रेड्स हो रहे हैं और जबरदस्त डिमांड के साथ हो रहे हैं। तो वरुण, अब ये भी बताइए फिर इस लिहाज से किन कंपनियों को फायदा होगा? वो कंपनियां जो बढ़े हुए दाम पास ऑन कर पाएगी या वो कंपनियां जिनके पास अब भी कच्चा माल सस्ता है, किन कंपनियों को फायदा होने वाला? देखिए अनिल जी, सबसे बड़ा फायदा तो उनके होगा जिनके पास इन्वेंट्री पड़ी है ना, तो वो तो अपना फायदा उठाते ही रहेंगे। लेकिन अनिल जी आप ये समझिए कि ये बताता है कि डिमांड कैसी है, और भले आज जिसके पास इन्वेंट्री है उसको फायदा होगा, लेकिन आगे भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्री, एस्ट्रल पॉली, ये लगातार जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बिक भी रहे हैं, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेंट्री भी इनके पास है और सबसे बड़े मार्केट प्लेयर्स भी यही है। ओके, तो ये है जी बिजनेस की ग्राउंड रिपोर्ट। पीवीसी पाइप सेगमेंट में क्या चल रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैन साहब कैसे देखें, जबरदस्त डिमांड है और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, बट कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो डायरेक्टली पास ऑन करने की, और डायरेक्टली फायदा भी हो रहा है इन कंपनीज को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं खुद ग्राउंड रियलिटी चैनल चेक्स मैं भी करता हूँ इस सेगमेंट की, और थोड़ा सा मैं देखा हुआ हूँ, मैं काफी सालों से देख रहा हूँ प्रिंस SWR सिस्टम्स और ये सब बेचे हुए हैं पहले, मतलब क्योंकि फैमिली का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहा है मैं 40-50 साल से। तो ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जबरदस्त, और सबसे बढ़िया बात है जब भी आदमी घर बनाता है, और ये बहुत ही क्रिटिकल आइटम है, यहाँ हल्की पाइप नहीं लगाता आदमी, या तो एस्ट्रल की लगाता है या फिनोलेक्स की लगाता है या फिर सुप्रीम की लगाता है। पहले से ही बोल देता है, अगर वो पीएमसी वाला बंदा है उसको बोलते हैं कि भाई आप पहले से यही पाइप लगाइएगा अंदर, क्योंकि अंदर का मामला है ये, तो अंदर का मामला स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और प्राइस सेंसिटिविटी बहुत कम है क्योंकि वन टाइम यूज होता है, बहुत ज्यादा यूसेज में कोई घर बना रहे हो एक बार यूज होता है और आपको लगाना है तो लगाना ही है, इसके बिना चलना नहीं है। तो आई फील कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मैंने रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में भी दिया, और एस्ट्रल पॉलीपाइप मैंने कोरोना काल के दौरान दिया था जून जुलाई में, और अच्छा परफॉर्म किया, बट वहां वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते हैं। सबसे सस्ता जबरदस्त इनका दिसंबर क्वार्टर रहा, आप देखिए 2.5x, करीब 2.5 गुना, 90 करोड़ का पैट था दिसंबर 19 में, और 250 करोड़ के लगभग का पैट इस बार दिसंबर 20 में था। ओपीएम भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो ओवरऑल जबरदस्त ड्रीम क्वार्टर गया इन सारी कंपनियों का, मैंने सारी कंपनियों को देखा, जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज माय टॉप पिक, फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा, अंदर का मामला तो मजबूत होना चाहिए, और बाहर का? मैं बाहर का भी मजबूत होना चाहिए। देखिए स्टील और सीमेंट तो अच्छा यूज करते ही है, बट ये क्या होता है, कई बार आप बिल्डरों से घर लेते हैं तो अंदर कई बार क्या होता है, कौन सी चीज लगाते हैं हम देख नहीं पाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जब आप खुद घर बना रहे हो या बिल्डर से बनाते हो, स्पेसिफिकेशंस में लोग लेते हैं कि भाई एस्ट्रल की लगाए हो या फिनोलेक्स की लगाए हो, तो ये अंदर चला जाता है। और जो बाहर रहता है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर की चीज को तो ठीक कर देते हैं, पेंट्स में भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी इन चीजों का गायलेबाजी बोल सकते हैं कि होता है, बट नाउअडेज थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो अंदर का मामला तो स्ट्रांग होना है, बाहर का मामला दिखता ही है। पेंट्स में एशियन पेंट्स लगाने की लोग बोलते ही है कि भाई ये लगाओ। सो ओवरऑल बहुत क्वालिटी सेंसिटिव इंडस्ट्री है।
अंदर का मजबूत होना है, बाहर का अच्छा दिखना चाहिए तभी पैसा वसूल होता है जैन साहब का, कि बाहर तो भाई अगर पैसा खर्च किया और बाहर अच्छा ना दिखा तो पैसा कैसे वसूल होगा, और अंदर तो पैसा खर्च किया तो मजबूत होना ही चाहिए। तो ये है आपके लिए पीवीसी पाइप्स पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट। इस बीच बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं, 15,200 के करीब पहुंचकर थोड़ी सी रुकावट है, 35,900 के आसपास बैंक निफ्टी 36,000 पार करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन आइए, पिछले 8 महीनों से घरेलू म्यूचुअल फंड मजा नहीं है, बिकवाली है। क्यों है ऐसा, क्या हुआ कि 8 महीनों से आंकड़े इनके अच्छे नहीं आ रहे हैं? देवांशी के पास है पूरी रिसर्च और पूरी रिपोर्ट भी, देख लेते हैं कि 8 महीनों से म्यूचुअल फंड की बिकवाली क्यों है। देवांशी, क्या हो गया? बाजार इतने बढ़ चुके हैं, 15,000 के हाईज पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। आप देखिए 15,000 का लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं बाजार। और अगर हम देखें जब से लॉकडाउन लगा था तब से म्यूचुअल फंड की थोड़ी थोड़ी बाइंग आती हुई दिखी थी, उसके बाद हमने देखा लगातार मुनाफा वसूली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। अब ये इक्विटी स्कीम्स की ही मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे लगातार मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। और आप देखिए अगर फरवरी महीने में अगर आप देखें तो 6,890 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो आती हुई दिखी। अब इसमें पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप जनवरी और दिसंबर के डेटा देखें तो हमने देखा था कि दिसंबर में इक्विटी स्कीम्स में 13,000 से ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये डेटा कम होता हुआ दिख रहा है, ये फिगर्स कम होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो अपनी पोजीशंस होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। और अब वो धीरे धीरे 6,890 करोड़ पर आती हुई दिखी है जो आउटफ्लोज हैं। नवंबर में हमने देखा था 13,000 करोड़ का फिगर था, दिसंबर में 13,121 करोड़ की बिकवाली हावी होती हुई दिखी थी। तो लगातार 8 महीने हुए हैं जहां पे हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स बिकवाली करके चल रहे हैं। साथ ही कुछ फंड मैनेजर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि महंगे वैल्यूएशंस हो चुके हैं और इसी के चलते अब वो मिड कैप्स में थोड़े से शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जो पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। आप देखिए इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो बिकवाली हावी होती हुई दिखी है वो मल्टी कैप फंड्स में होती हुई दिखी और साथ ही लार्ज कैप फंड्स में होती हुई दिखी है। मिड कैप में हल्की सी बाइंग इस बार जरूर आती हुई दिखी है। तो फिलहाल ये म्यूचुअल फंड का डेटा इक्विटी स्कीम से रिलेटेड आता हुआ दिखा है। सर जो हम रोज सुबह बात करते हैं यहीं से सपोर्ट नहीं आ ये भी क्या करेंगे, खुद के घर से थोड़ी पैसे लगाएंगे, म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी थोड़ी लगाएंगे, जो इन्वेस्टर देंगे वही करेंगे जी। हाँ, लेकिन इंडिया के इन्वेस्टर ही अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कम दे रहे हैं, एसआईपी वालों को छोड़ दो। एसआईपी तो आ रहा है ना, कितना 8,000 एसआईपी इस महीने थोड़ा सा कम आया है, थोड़ा कम है। अगर आप जनवरी से कंपेयर करें तो जनवरी में अच्छा एसआईपी आता हुआ दिखा था और लगातार रिकवरी है, लेकिन इस महीने फिर से हमने देखा एसआईपी का डेटा थोड़ा सा फरवरी में थोड़ा सा मार्केट रुका ना, नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत भागा तो सबने लगा दिया। और एसआईपी एक्चुअली होती उस महीने के लिए जब मार्केट खराब हो, सब ऐसे तो हाँ सब। अच्छा, मजे की बात यह कि सारे फंड भी जो लॉन्च होते हैं नई नई स्कीम सब तेजी के मार्केट में होती है। मंदी के मार्केट में 7,500 की निफ्टी पे एक स्कीम लॉन्च नहीं हुई म्यूचुअल फंड की, एक भी नहीं जी। हाँ, उस समय तो जो है वही नहीं संभल रहा उनसे, वैसा हाल है। तो ये तो तेजी के मार्केट के साइन है। तो 8 महीनों से लगातार बेचे, कितना बेच दिया 8 महीनों में इन्होंने अंदाज? देखिए 13,000 दिसंबर में बेचा था, 12,000 जनवरी में और 7,000 करोड़ करीब इस महीने बेचा है। तो लगातार 24, मतलब ऑन एन एवरेज रन रेट 10,000 करोड़ की मान लो ज्यादा। फरवरी जनवरी दिसंबर, ओके ठीक है। तो अब 10,000 से थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब 13,000 4,000 1,000 ओके, सब नीचे नीचे के भी आंकड़े सब बिकवाली के आते दे रहे। थोड़ी सी स्पीड अभी बढ़ा दी इन लोगों ने की, लेकिन डीआईएस भी बेच रहे हैं सर। अगर आप देखें तो ओवरऑल डीआईएस की भी तो सेलिंग हो रही है पिछले 6 महीने से। तो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो सिर्फ एफआईएस का है। एफआईएस का ही पैसा है। जैन साहब, ये लोकल फंड वाले कब खरीदेंगे? नहीं, बहुत सही एनालिसिस है और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है पिछले कई महीनों से। और मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनली मैं तो बताऊं, मैंने इस बार स्मॉल कैप फंड्स में, मैं म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद ने भी फंड्स में इन्वेस्ट किया। मैं एक डिस्क्लोजर दूंगा और वो भी मैंने फरवरी 2 तारीख को किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप और निफ्टी तो फिर भी 2018 के लेवल से बहुत ऊपर चल रहे हैं, बट आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखो एनएससी का, वो अभी तक भी परफॉर्म नहीं किया है। सो आई फील कि बहुत कुछ बाकी, और ये एक सिग्नल है कि मार्केट में तेजी और बनी रह सकती है, क्योंकि जो आम सेंटीमेंट्स है और बहुत बड़ी सेलिंग रोज ही देख रहे हैं और एफआईआई ने जबरदस्त मार्केट को सपोर्ट दिया। और कल एक दिन था जब शायद दोनों ने बाइंग किया, उसमें शायद एक फैक्टर कुछ बीपीसीएल का भी था। बट ओवरऑल आई फील कि एसआईपी जिन लोगों ने बंद किया वो बंद नहीं करें, बल्कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए कि कोई स्कीम में दूसरे स्कीम में शिफ्ट कर दीजिए, बट प्लीज डोंट स्टॉप योर एसआईपीज। ये एक गुड ईएमआई की तरह ले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं ना कहीं जब नीचे मार्केट आएगा
बट इन्वेस्टर्स अननेसेसरली पैनिक करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज बहुत माहौल अच्छा है, जिस तरीके के जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं 12 साढ़े 12% की ओईसीडी से, सो दीज आर वेरी हार्टनिंग। एंड दिसंबर के कोई भी कंपनी के आप रिजल्ट्स देखेंगे, बहुत सारी कंपनियां जिनको मैं ट्रैक करता हूँ, आई एम रियली सरप्राइज्ड, यार एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स। तो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी एक रैली खत्म होने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन तमाम आंकड़ों पर आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग है इस वक्त बाजार का मूव भी और बाजार का एक्शन भी आपके लिए फिर से मजबूती के साथ ही बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक्शन भरपूर है इस वक्त। आज कॉल्स कम आ रही है हमारे एक्सपर्ट की, है ना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में एक्सपायरी का भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कल से छुट्टी के मूड में आते दिख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा वीकेंड मूड में आ गए। जय तैयार है जैकपॉट शेयर के साथ, तो जय के लिए और कॉल आ गया। हाँ, क्या है बीच बीच में थोड़ा है ना चार्ज अप करना पड़ता है। तो चार्ज हो चुके हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। सही कही, आज फ्राइडे जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे, और बार बार मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि नहीं आज वेंसडे और फ्राइडे वापस आना है ऑफिस में। सो अनिल जी, बट देन एक अच्छा स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है बजाज फिनांस में अनिल जी। एंड रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, 155 पर करीब इसका 5600 वाला कॉल ट्रेड कर रहा है। 5600 के स्ट्राइक का कॉल 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इस पे 125 का हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, केवल 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बन रहा है 194 का है, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 213 का है। 194, 213 ये दो टारगेट्स के लिए 5600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज फिनांस का खरीद के चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट है, और अगर बैंकिंग फाइनेंशियल्स में अगर यहाँ से मूव आता है विच कैन हेल्प निफ्टी, बाकी सारे सेक्टर्स तो चल ही रहे, वही एक सेक्टर बाकी है, देन आई थिंक बजाज फिनांस को ऊपर में लगभग 5750, 5800 तक के लेवल्स दिखाने चाहिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस का 5600 का कॉल ऑप्शन में करें आप खरीदारी, ये राय आपके लिए। इस बीच कुणाल जी, राकेश जी भी अपनी पिक ऑफ द डे देने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले आशु सर का एक मैसेज है वो आपके सामने रख दूं। उन्होंने जो खरीदारी करने की राय दी थी एचसीएल टेक की और टीवीएस मोटर्स सामने शॉर्ट करने की, और एक्सपायरी तक का जो ट्रेड था उनका एचसीएल टेक का 1000 रुपये का टारगेट हासिल हुआ। उनका ये कहना है दोनों ट्रेड क्लोज कर दें, टीवीएस वहीं का वहीं है और एचसीएल टेक आपका बढ़ चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। धन्यवाद। शुक्रवार को जब फिर वो आएंगे तब उनसे नई स्ट्रेटेजी आपके लिए ली जाएगी। तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी मच कर दें इनको। धन्यवाद। आइए कुणाल जी और राकेश जी शुक्रवार का काम आज ही करने के लिए तैयार हैं। पिक ऑफ द डे। पहले आपने स्पेशल पिक दिया था पिक ऑफ द डे कुणाल जी। अनिल जी देखिए कितना काम लेंगे अनिल जी, ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग पिक ऑफ द डे अनिल जी। अच्छा, मुझे लगा कि मौका लगा तो एक आध और डबल ले लिया जाए, लेकिन चलिए कुणाल जी और राकेश जी दे चुके हैं पिक ऑफ द डे। फिलहाल नई और खोज जारी है, कुछ और इंटरेस्टिंग मिलने पर आपसे। आज तो पिक ऑफ द क्वार्टर भी शुरू हो गया। हाँ, तो अब तो बंसल जी ने नई कैटेगरी ढूंढी है, बिल्कुल कैटेगरी ढूंढी है, पिक ऑफ द क्वार्टर भी आई है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। बायोकॉन बड़े दिनों बाद एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। किरण जी इसके चार्ट देखिए और बताइए, बायोकॉन 400 के पार निकला है, क्या कुछ और तेजी बनेगी? थोड़ी तो और तेजी बननी चाहिए, एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है, और वो लेवल है लगभग 385, 386 के आसपास। और मेरा मानना है कि पिछला जो स्विंग टॉप था 407, 409 का, वो एक बार निकल जाए तो अनिल जी फिर ये स्टॉक 422, 23 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आ जाना चाहिए। मोमेंटम है पर कंफर्मेशन 407, 408 के ऊपर ही आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर राय किरण जी की तरफ से। देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये हाल ही में लॉन्च हुआ था पिछले साल, और आज बड़े फोकस में आ रहा है। क्या है खबर, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, इंडिया गैस एक्सचेंज क्या चल रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली देखिए दीप, चल ये रहा है कि लगातार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, इस कंपनी में स्टेक सेल करते जा रही है। इस कंपनी ने दरअसल पिछले साल ही जून 2020 में अपना कारोबार शुरू किया था, और एज ए गैस एक्सचेंज इसको जो प्रामाणिकता मिली थी वो दरअसल दिसंबर में ही मिली थी। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इस काउंटर में
स्टेक सेल होते जा रहा है। हालांकि इस कंपनी का कारोबार अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन देश में गैस एक्सचेंज का ये मात्र एक अकेला प्लेटफॉर्म है, और वो भी इसमें डोमेस्टिक गैस जो है उसकी डीलिंग नहीं होती, जो इंपोर्टेड गैस होती है, जो एलएनजी होती है, उसकी डीलिंग जो है स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस एक्सचेंज पे होते हैं। तो इस एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने से लगातार जो डील्स है वो होते जा रही है। पहले टोरेंट गैस ने इसमें करीब 5% के आसपास का हिस्सा खरीदा, उसके बाद अडानी टोटल गैस ने 5% का हिस्सा खरीदा, गेल ने भी इसमें 5% का हिस्सा खरीदा था पिछले महीने, और आज ओएनजीसी ने इसमें 5% का हिस्सा खरीदा है, और एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने करीब 26% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। यानी कि पिछले 2 महीने में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इंडियन गैस एक्सचेंज में करीब 46% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेच दिया है। और मुझे अभी भी याद है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था, तो उन्होंने कहा था कि इंडियन गैस एक्सचेंज जो है अभी काफी नेसेंट स्टेज में है, और यहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार जो बड़े दिग्गज कंपनियां हैं वो अपना स्टेक जो है वो खरीदते जा रही है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया गैस एक्सचेंज, जिसमें बड़े निवेशक आ रहे हैं। और जैन साहब, लगातार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये आया है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। अब जो इन्होंने पिछले जून में इंडिया गैस एक्सचेंज शुरू करी थी, वहां पर भी दिग्गज निवेशक जुड़ रहे हैं। कैसे देखें सर इस खबर को? बिल्कुल जबरदस्त न्यूज है, और इनफैक्ट ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए गैस का एक तो जीएसटी वाली न्यूज भी बहुत पॉजिटिव है, तो इस सेक्टर का बेनिफिट इस एक्सचेंज को भी मिलेगा। और आईएच तो ऑलरेडी वन ऑफ माय फेवरेट्स, और उनको जो स्टेक बेचनी होती है तो शायद कंप्लायंस नॉर्म्स भी होती है, जो भी प्रमोटर होता है उनको धीरे धीरे स्टेक बेचना होता है, तो बहुत वैल्यू अनलॉकिंग और रीवैल्यूएशन या री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटीज भी इसमें दिखती रहेगी। तो जैसे जैसे गैस एक्सचेंज में स्टेक बिकेगी, तो आईएक्स का जो भाव है, जो कि हमने आई थिंक मेरे साथ बहुत सारे दिग्गज एनालिस्ट थे, इवन विकास जी ने भी, सबने हम लोगों ने कोई स्टॉक को रेकमेंड 300 पे कई बार कन्विक्शन कम हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है और बढ़ते जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है ये भी, बट आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो अच्छे से रेगुलेटेड बहुत बढ़िया रोबस्ट बिजनेस जो प्लेटफॉर्म्स के हैं, उनको उतनी वैल्यूएशन नहीं मिलती है जितना मार्केट में जो .com बेस्ड और ई कॉमर्स बेस्ड उनको बहुत मिलती है, क्योंकि चल रहा है उसमें फंड्स और बड़े बड़े जो पी फंड्स और निवेशित ज्यादा रहते हैं। बट आई फील कि दीज आर वेरी चीप स्टॉक्स, इनको बिल्कुल ले। और एक्सचेंजेस में तो देखिए एमसीएक्स भी बहुत बढ़िया लगता है, एनएससी का आईपीओ आने वाला, बीएससी हमने काफी बार अनिल जी ने हमने सबने रेकमेंड किया। सो ओवरऑल बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे सेगमेंट पे, एक्सचेंज इकोसिस्टम सेगमेंट पे, हम एक्सट्रीमली बुलिश। और हम ही ने आपको ये एक्सक्लूसिव खबर बताई थी, ओएनजीसी आईजीएक्स में जो हिस्सेदारी ले रहा है, और उसका फिर इम्पैक्ट देखिए। आईईएक्स ऑफ कोर्स अभी फोकस में आएगा, क्योंकि आईजीएक्स लिस्टेड नहीं है, इसकी पेरेंट कंपनी आईईएक्स लिस्टेड है। तो बड़ी खबर जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले ये बताई थी। आइए एक बढ़िया कॉल और लेते हैं अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000 का। कौन सा स्टॉक चुना है सर? आईटी शेयरों में जो तेजी कल से बनी दिग्गजों में, आज मिड कैप आईटी में बनी कोफोर्ज, एलटीटीएस, माइंडट्री वगैरह, अब स्मॉल कैप्स। ओके, ठीक है, तो छोटे छोटे आईटी शेयरों में और तेजी अब बढ़ेगी। टेक सॉल्यूशन मेरे रडार पे 58 रुपए के आसपास का दाम है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दीप, एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। 62, 65, 66, 62, 65, 66 तीन टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो टेक सॉल्यूशन एक और स्टॉक है जो कमाल करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी मेरे ख्याल से हमने 2000 में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, काफ़ी नीचे के लेवल 40 रुपए के आसपास, वहाँ से अच्छा एक्शन हुआ है। बढ़िया स्टॉक है जहाँ पर आपको धीमे धीमे मजबूती बनती दिखेगी। यहाँ खरीदारी करने की राय 62, 65, 66 तीन टारगेट के लिए आप टेक सॉल्यूशंस में कर सकते हैं खरीदारी। 55 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। एक बार राय ले लें सुमित जी से चार्ट पर। सुमित जी, टेक सॉल्यूशंस कैश का स्टॉक, जरा एक बार अपनी चार्ट पर राय दीजिए आप। अनिल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, लास्ट 4-5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसका ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, जिसके अंदर 65 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो बिल्कुल पोजीशंस बना सकते हैं और होल्ड करें एग्जिस्टिंग पोजीशंस। 55-56 का नीचे में इसका सपोर्ट बनेगा, तो 56 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें 64 से 65 के टारगेट के लिए। ओके, तो 65 से 65 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं टेक सॉल्यूशंस पर। ये आ रही है अनिल जी की तरफ से सलाह। कल के 2000 के लिए नजर रखिए इस काउंटर पर। आईटी शेयर्स में है दमदार एक्शन, पर कुछ एनबीएफसीज में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। उतार चढ़ाव वाला ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक और है दीप जिस पर फोकस करना चाहिए, आईटीडीसी।
ITDC ऑफ कोर्स 20% के ऊपरी सर्किट पर जाता हुआ दिख रहा है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, और जिसके बाद आपको ये बताया था कि किस तरह से टाटा ग्रुप का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में। आप देखिए स्टॉक 20% बढ़ता हुआ, और आज हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पूरा मौका मिला। आप देखिए जहां से स्टोरी हुई वहां से आराम से आप हर लेवल पर खरीद कर अगर बैठे हैं तो आपको एक और परसों की जो नहीं कल की खबर आपको जो बताया कि जिस तरह से एसेट मोनेटाइजेशन पर काम चल रहा है, MTNL की बात हुई थी, IFCI की बात हुई। MTNL देखिए 20% MTNL ऊपर है, 21 रुपये 75 पैसे। मैं बार बार इसीलिए कह रहा था कि देखिए इन स्टॉक्स को लोग है ना वो ऐसे मतलब पुराने ज़माने में कैसे होता था ना कि वो छुआछूत वाला मामला, कि इनको तो टच ही नहीं करना, इनको जो नहीं टच करते थे ना, देखिए 20% का पैसा बन रहा है। वक्त के साथ सब चीज़ें बदलती है, इनके भी दिन बदल रहे हैं, वैल्यू निकल कर आ रही है। पहले यही था कि है एसेट्स, लेकिन कब होगी पता नहीं। लेकिन जब एसेट मोनेटाइजेशन में इतना काम चल रहा है तो इसलिए आपको स्टोरी दी जाती है। देखिए आप देखिए ITDC, आप देखिए MTNL। अगर आपने आज की स्टोरी मिस नहीं की होती ITDC आपके, अगर आपने कल की नहीं मिस की MTNL आपके सामने। इवन IFCI देखिए कल बड़ा मजबूत था, आज मैंने नज़र नहीं डाली। एक बार जरा IFCI भी दिखाइए कि क्या वहाँ पर भी एक्शन है। देखिए ये भी देखिए गजब का एक्शन, लगभग 10% सर्किट है, 10 सर्किट ये है एक्शन। तो छोटे शेयरों में भी एक्शन पूरा है। अगर आपको छोटे शेयर बता रहे हैं तो इसीलिए बता रहे हैं कि छोटे शेयरों में भी एक्शन कम नहीं है, भरपूर एक्शन है। दूसरा आप देखिए एक्शन जबरदस्त आपको दिखेगा। MMTC 10% मजबूत है। आज हमने सुबह आपको एक ग्लास कंपनी पर टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास याद बराबर है, अब भूलेंगे नहीं सर, अब नहीं भूलेंगे। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास, 3 एक साथ इंग्लिश के शब्द बोले हमने, तो उस पर स्टोरी जो थी सेंट गोबिन, असाई और एक कौन सा बोरोसिल, गुजरात बोरोसिल। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स पूरे एक्शन में भरपूर आते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त एक्शन आपके सामने जी। बिल्कुल, तो नजर रखिए इस स्पेस पर, और जी बिजनेस की खबरों का दमदार इम्पैक्ट आपको होते हुए दिख रहा है। IEX और IGX के बारे में भी हमने आपको बताया था, तो दमदार एक्शन हमारी खबरों पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था, पीरामल एंटरप्राइजेस पर एक बार फिर से एक्शन आ रहा है। ग्लास की हमने बात करी, इनका भी जो ग्लास का कारोबार है ये भी जल्द मोनेटाइज करने वाले हैं उस पर। जय जरा पीरामल को देखें, वैसे तो एक रेंज में अटका हुआ है, बट विद इन दैट रेंज बड़ी मूव्स कभी कभी देता है। आज 3% का उछाल अभी अभी आया है, क्या चल रहा है इस चार्ट पर? देखिए दीपांशु, पीरामल में बहुत ही एक बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आने के बाद भी ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। और ये जो लास्ट 4 दिन का मैं कंसोलिडेशन बोले या करेक्शन बोले, उसका एक फॉलिंग चैनल में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीरामल में अब ऑन द लोअर साइड दीपांशु लगभग 1940 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूँ। 1960-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 20-22 रुपए नीचे का अच्छा सपोर्ट है। विद दैट एज अ स्टॉप लॉस इसमें इनफैक्ट खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट उसका बनेगा वो है 2005 एंड सेकेंड टारगेट बनेगा 2060। सो 2005 और 2060 ये 2 टारगेट्स के लिए ले सकते हैं। अबाउट 2005 इसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा के लेवल्स अब तोड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन दिखेगा। उससे तो अभी काफी दूर है, पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक स्पाइक जरूर आते हुए दिखा है। तो पीरामल पर रखनी है नजर, जहां पर एक्शन आ रहा है। अपोलो टायर्स की हमने बात करी थी, बालकृष्णा पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी अच्छी मूव आ रही है। 1630 के लेवल पर 3% ऊपर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिखा है। हैवल्स में एक अच्छी मूव आ रही है, निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी रिकवरी रही है, तो यहाँ पर भी आप नजर रखकर चल सकते हैं। बट सुबह से ऑटो स्टॉक्स हैं एक्शन में। M&M, जरा इस पर एक राय ली जाए वागले साहब से। वागले साहब, M&M भी अब मूव दिखा रहा है, क्या चल रहा है M&M पर? कोई BTST ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु, अभी भी थोड़ा सा कंफर्मेशन आना है। 875 को क्रॉस करने दो, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 870, 875 माइल्डली पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। अभी भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। 875 के पार अगर निकला तो फिर मुझे लगता है फिर 895 तक जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए M&M जहां पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में बैन से बेनिफिट भी लेंगे और जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में एंट्री या एग्जिट हो सकती है। पर आइए उससे पहले एक व्यू HPCL पर। आज हमने सुबह देखा HPCL अच्छी तेजी दिखा रहा था, कुछ तो चल रहा है इस काउंटर में। क्या है खबर, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, HPCL इन पर्टिकुलर ये स्टॉक क्यों फोकस आ रहा है बाकी OMCs के मुकाबले?
देखिए दीपांशु, यहाँ पर HPCL पर मॉर्गन स्टैनले वो काफी बुलिश हो रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ओवरवेट रेटिंग जो है इसमें बरकरार रखी है और जो प्राइसिंग है वो 246 से बढ़ाकर अब टारगेट 356 रुपए की दे रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड जो है आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइस टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो घरेलू और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में जो डिमांड है तेल की, वहां पर आपको इनको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही ये इन्होंने इसको स्टॉक को अपनी टॉप 3 पिक्स में शामिल किया है। यही नहीं, आप पेट्रोकेमिकल और अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो की भी अगर आप बात करें तो उसको लेकर भी मॉर्गन स्टैनले काफी पॉजिटिव हो रहा है और कंपनी की काफी मजबूत बैलेंस शीट है। इनफैक्ट अगले 3 सालों में 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड है HPCL से इनको। और आगे के लिए और ट्रिगर्स जो बेहतरीन इसको तेजी दे सकते हैं आगे के लिए, जो टेलविंड्स है, यहां पर अगर आप देखें तो जो फ्यूल मार्जिन है उसकी वॉलिटिलिटी में हमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही जो हार्डवेयर अपग्रेड इन्होंने किया उससे 2023 में इनकी जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं वो ऑलमोस्ट दोगुनी होती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसी प्रोजेक्शंस ये लगाकर चल रहे हैं और ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें, इनफैक्ट इनकी जो आय है वो कंपैरेटिवली काफी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो डेफिनेटली की ट्रिगर्स तो हैं ही, और जिस तरह से ये आगे के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, ये प्राइस टारगेट इनकी तरफ से जस्टिफाइड लग रहा है। ओके, तो HPCL ये है एक स्टॉक इन पर्टिकुलर अमंगस्ट ऑल OMCs जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक्शन इस पर आ रहा है। सुबह भी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, बट बाकी ऑयल एंड गैस शेयर्स के मुकाबले देखें तो होल्ड आउट कर रहा है अपनी गेन्स। कहां पर और बन रहे हैं मौके, चलते हैं जय ठक्कर के पास एक ऑप्शन के लिए। बताएं जय। वेल दीपांशु, कैश का ऑप्शन में निफ्टी का 15,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही लेकर चलना है 18 मार्च का, जो करीब अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है। दीप, ये मॉर्निंग में भी मैंने 165 पे दिया था, और अगर आप देखें तो 165 पे दिया था, मगर 175 140 यही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 160 पे अभी इनफैक्ट 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो और लेकर चलना चाहिए। टारगेट्स में जो सुबह के थे वही कंटिन्यू रखूंगा इसके लिए। 221 245 ये 2 टारगेट्स के लिए दिया था 105 के स्टॉप लॉस के साथ। 15,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, बिकॉज डेफिनेटली जैसे अनिल जी ने कहा कि एक हाईएस्ट OI वहाँ पे देखने मिल रहा है, तो अगर वो लेवल्स निकलते तो हमें और तेजी देखने मिलती। बट देन कल भी जैसे मैंने क्लोजिंग शो में कहा था, जब मैंने 15,150 का कॉल ऑप्शन दिया था कि एक्सपायरी, जब अनिल जी ने पूछा मैंने वही कहा कि एक्सपायरी 150 से लेके 200 के रेंज में देखने मिलेगी, और वही एग्जैक्टली हो रहा है। बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, तो 160 पर कॉल खरीदे, 105 का स्टॉप लॉस, 221 245 के टारगेट्स, 15,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 15,200 की कॉल खरीदने, अगले हफ्ते की एक्सपायरी ऑब्वियसली। यहाँ पर जय की तरफ से राय आती हुई दिख रही है कैश के ऑप्शन के लिए। इस बीच एक स्टॉक जहाँ पर आपको रखनी है नज़र, बायबैक का इंतजार था और खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर बायबैक की खबर आपके लिए अप्रूव कर दिया है बोर्ड ने बायबैक, और बायबैक होने वाला है 245 के प्राइस पर, यानी कि करंट प्राइस से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20% के प्रीमियम पर, और इसलिए आप स्टॉक पर भी स्पाइक देख रहे हैं। अब 8% का उछाल काउंटर पर आ रहा है। 9.85% इक्विटी का बायबैक करेगी कंपनी, ये खबर आपको आती हुई दिख रही है। इस समय लगभग 155 करोड़ रुपए का बायबैक होने वाला है, तो ये एक खबर आपके लिए क्विक हील पर। जैन साहब, क्विक हील पर कोई राय? बायबैक को मंजूरी दे दी है करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 20% के प्रीमियम पर। सर देखिए, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ स्टॉक पे, बट यस कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड थे, और प्लस मार्केट में देखिए ब्रांड रिकॉल तो जबरदस्त है, और वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स है पर्टिकुलरली वायरसेस इस सॉफ्टवेयर में, एंटीवायरस में। तो मैं यही कहूंगा कि ये है अच्छी अपॉर्चुनिटी, बायबैक में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर जो मार्केट कैप है उसके सामने, तो ये बायबैक का अमाउंट तो बड़ा ही है, और करीब 1100 साढ़े 1100 करोड़ की कंपनी, और आपने शायद 155 करोड़ का बायबैक बोला है, तो फिगर तो बड़ा है। सो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बनेगी, और हो सकता है एक स्पाइक भी आ जाए स्टॉक में, क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्टेड और बहुत अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे खड़ा है। तो आई डोंट थिंक कि जो लोग ले रखे हैं वो बने रहें, और किन्हीं को अगर बायबैक की अपॉर्चुनिटी का कोई आर्बिट्राज लेना है तो उसकी एनालिसिस सर्टेनली में और पूरी चेक करके चैनल पे, हो सकता है फ्राइडे को या मंडे को जब भी शो में रहेंगे तो जरूर बताएंगे। बट यस, मेरे हिसाब से होल्ड और बाय भी बने।
जिन साहब ये क्विक हिल में रमेश दमान जी की स्टेक नहीं है, जहां तक मुझे याद है, शायद उन्होंने लिया है पहले, बहुत पहले। यस बिल्कुल अनिल जी। अरे वो तो आपके मेंटर है, आपने उनके अंडर में ट्रेनिंग की हुई, फिर कैसे पसंद नहीं है शेयर आपको? मैं वही पकड़ रहा था। अनिल जी वो निकल गए हैं, वो एग्जिट कर गए। मैंने इसलिए आप तक मैंने बोला कि कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स भी निवेशित थे, और मुझे पता नहीं, मैं स्टॉक के ऊपर मुझे कभी फील ऐसा आया नहीं, मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता है कई बार कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मैं कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा फीलिंग कभी भी आई नहीं। और रमेश दमानी जी एग्जिट किया तो मैं इसीलिए, मुझे आपको मजा नहीं आ रहा था इसीलिए एग्जिट तो नहीं कर दिया कहीं उन्होंने? नहीं वो मुझे नहीं पूछते हैं, मैं तो फॉलो करता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे याद बराबर है दोनों ही चीजें। दमान जी का भी याद है, दमान जी जैन साहब के मेंटर, ये भी याद है, दोनों चीज याद है, और दोनों का कोरिलेशन भी एकदम सही वक्त पे आ गया। चलिए, तो ये है क्विक हिल, बायबैक आ रहा है, और बायबैक प्रीमियम पर 245 रुपए के दाम पर 63 लाख शेयरों का बायबैक कंपनी करने जा रही है। ये आपके लिए बड़ी खबर। आइए बैन से बेनिफिट देख लेते हैं, कौन से हैं स्टॉक जो बैन में आने और जाने को है तैयार। देवांशी, सब कोई बदलाव नहीं है, कोई भी स्टॉक एंटर नहीं करेगा। मैं वेट कर रही थी शायद बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन नहीं लग रहा। नहीं, 81.6% पे मार्केट वाइड पोजीशन बनी हुई है, तो वो भी एग्जिट नहीं करेगा। 4 स्टॉक्स हैं बैन में, चारों बने रहेंगे। और एंट्री किसी की नहीं? किसी की नहीं। लास्ट मोमेंट पे बैंक ऑफ बड़ौदा निकल जाए तो निकल जाए, 15 मिनट है भाई, जो निकलना चाहते हो निकल जाओ। है ना? एंट्री किसी की भी नहीं? किसी की नहीं है सर। ठीक है, फिर तो आप ऐसे ही आई वैसे। चलिए कोई बात नहीं, तो कोई एंट्री और एग्जिट का चांस इस वक्त है नहीं, तो जो 4 के 4 हैं ऐसे ही रहेंगे बने हुए बैन में। तो बैन की लिस्ट में कोई बदलाव इस वक्त आपको नहीं दिखेगा। परफेक्ट, अच्छी बात समझे कि एटलीस्ट फ्रेश एंट्री तो नहीं हो रही। ठीक है, और क्या है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए 4 स्टॉक्स बैन में थे, बैन में बने रहेंगे। क्विक हिल, बाय द वे सचिन जी ने भी मैसेज किया कि इन्होंने कल रेकमेंड किया था सर एसपीएल मिड कैप्स में, तो क्विक हिल कल ही 245 250 के लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे, बायबैक प्राइस पर ही उन्होंने के लिए टारगेट दिए थे उन्होंने। क्विक हिल पर नजर रखिए, एक स्पाइक इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा ठंडा होता हुआ 36,000 के नीचे वापस आया है इस समय, तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपको चल रहा है। जो कल इंश्योरेंस स्टॉक्स भागे थे, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। एसबीआई लाइफ पर नजर रखिए, आज थोड़ी ज़्यादा तेज गिरावट इस काउंटर पर आई है। एचडीएफसी लाइफ भी सुबह से ही थोड़ा सुस्त चल रहा है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ी मूव यहाँ पर नहीं आती हुई दिख रही है, तो थोड़ी सुस्ती जहाँ तक इन स्टॉक्स का सवाल है। एसबीआई लाइफ, वागले साहब क्या करना चाहिए? आज की जो गिरावट है, दोबारा खरीदारी का मौका है सर? दीपांशु, नहीं, थोड़ा सा जिस तरह से डीप करेक्शन है ये एक्सटेंड हो सकता है, मुझे लगता है 935 तक आना चाहिए, तो अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। ओके, थोड़ा और नीचे जा सकता है ये, थोड़ी नज़र रखिए। कल की मोमेंटम को आज थोड़ा इंश्योरेंस स्टॉक्स ने रिवर्स ज़रूर करा है इस समय पर। आइए 3:20 सही समय है, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर डाउ फ्यूचर्स और मोमेंटम पकड़ते हुए अब 100 पॉइंट ऊपर है, और इसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव वापस कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट्स में, पर पॉजिटिव बायस है। और यूके के बाजार भी रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। फ्रांस और जर्मनी भी 0.5% ऊपर है। अच्छे ग्लोबल क्यूज हैं। बढ़िया दीप, कहीं ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई समस्या है नहीं है। हमारी भी क्लोजिंग बढ़िया ही होती है दिख रही है, 15,175, 15,200 से थोड़ा सा नीचे, और 36,000 के बेहद करीब। तो अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें। जिन्हें इंश्योरेंस चाहिए अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ाव के लिए, और वो इसलिए कि कल छुट्टी और परसों हम आएंगे, तो 2 दिनों के संकेतों के साथ हमें जूझना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि 15,000 का चाहे तो पुट ले लें, या 14,900 का ले लें, और सस्ता लेना है तो, और 35,500 का पुट ले लें बैंक निफ्टी पर, और अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। और अगर आपकी लिमिट में ही पोजीशन है कि जिसमें आपको ज़्यादा डर नहीं कि ठीक है अगर 1-1.5% मार्केट ऊपर नीचे खुल जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन के साथ रुकिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, संकेत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अच्छे हैं, पोजीशन से मेंटेन करके जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस समय। थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में चलते हुए दिख रहा है, पर उसकी कोई संभावना नहीं है। परेशानी की बात वहाँ से कुछ आती हुई नहीं दिख रही है। लूप जय के पास चलते हैं एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय।
दीपांशु, रिस्क डॉट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन ध्यान में आ रहा है, वो है भारत फॉर्ज पर 620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसका खरीदना है, जो करीब अभी आपको 27 रुपये पर मिलेगा। इसका स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 19.25 पर, पोजिशनल कॉल है, 19 रुपये 25 पैसे पे आप इसका स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसका टारगेट जो पहला वाला दीप बन रहा है दैट वुड बी अराउंड 36.50, सेकेंड टारगेट बन रहा है 41 का, 36.50, 41, ये दो टारगेट्स के लिए बाय करना है। ये स्टॉक ने लास्ट कितने दिनों से कि कितने हफ्तों से 50 डेमा पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, ब्रेक नहीं किया 50 डेमा को, और अब ये कंसोलिडेशन मुझे ऐसा लग रहा है खत्म हो चुका है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के एग्जैक्ट लोअर एंड पर है, इसलिए ये खरीद कर चल सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली ये लोअर एंड पर है। ये तो भारत फौज का 620 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 27 रुपए में, 19 रुपए 25 पैसे पूरे राउंड फिगर में आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 36 रुपए 50 पैसे और 41 रुपए, ये हैं दो टारगेट जिनके लिए करनी है आपको इस ऑप्शन में खरीदारी। परफेक्ट। तो जय एकदम खरीदारी के मूड में है इस वक्त। 15,200 का कॉल ऑप्शन भी खरीदने की राय दे चुके हैं, भारत फौज में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, और ये आपके लिए राय आती थी। एक लॉजिस्टिक कंपनी को लेकर भी कुछ खबर आती हुई दिख रही थी, हम वो खबर भी आपके सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली क्या खबर है। शायद कुछ नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है, और जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट घटने पर बातचीत की जा रही है। तो ये एक स्पेशल सेक्रेटरी, हाँ ये आया ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% से घटाकर 8% करने का लक्ष्य, अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी लॉजिस्टिक पॉलिसी आपके सामने आने की तैयारी में, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए जल्दी कैबिनेट से मंजूरी लेंगे, ये बयान आता हुआ दिखा है। तो ये एक और खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है, और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आखिरी चरण में है। तो ये आखिरी चरण में ये पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। ये है आपके लिए इस वक्त की खबर। तो एक खबर और आती दिख रही है, और स्पेशल सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान आया। और सर एक्सक्लूसिव खबर हमारी यही थी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आने की तैयारी में है, सरकार की तरफ से वो फाइनल टचेस हो रहे हैं, उसी का है। बिल्कुल। तो ये खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है। फाइनल लास्ट लेग में, आखिरी चरण में ये होने की तैयारी में, इस पर रखिएगा नजर। जी बिल्कुल सर, तो नजर है, इंतजार रहेगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का। और ढेरों लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पिछले हफ्ते एक्शन में आए हैं। ब्लू डार्ट इन पर्टिकुलर अच्छे एक्शन दिखा गया है, गति पर हमने मूवमेंट आते हुए देखा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पिछले 2-3 दिनों से अच्छा एक्शन दिखा रहा है, क्योंकि अदानी पोर्ट की जो बिकवाली का प्रेशर था वो बंद होते दिखा है। बल्कि ब्लू डार्ट अभी भी डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं जब भी लॉजिस्टिक्स की बात आती है, ब्लू डार्ट ही सबसे पहले आगे आते हुए दिखता है। कुणाल जी, ब्लू डार्ट पर कोई राय सर? देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, चार्ट बहुत दमदार है, और मौजूदा स्तरों से भी और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में तेजी बन रही है, और ब्लू डार्ट का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे काफी दमदार लग रहा है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलें, रिवाइज स्टॉप लॉस 5200 पर रख लें, और मुझे लगता है कि स्टॉक आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ओके, तो और ऊपर के लेवल्स आपको दिखाते हुए दिख सकता है, पर इन सभी स्टॉक्स पर फोकस आ रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी मूव अभी दिखा रहा है। सुमित जी, अभी स्नोमैन पर भी मूव आया है इस खबर के दम पर, जरा इसकी भी चार्ट देखकर बताएं। 5% की तेजी आज, और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा दीपांशु। हमने स्टॉक में वैसे भी बाय का व्यू दे रखा है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर में 60 रुपए तक का तो इमीडिएट टारगेट दिखाएगा, और 60 रुपए का लेवल ये ब्रेक करना चाहिए। 60 रुपए का लेवल ब्रेक करने पे 65 रुपए तक के लेवल भी स्नोमैन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो पोजीशंस होल्ड करके चले, ये क्लियर व्यू आ रहा है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर इस समय, और बाकी के लॉजिस्टिक स्टॉक्स भी आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। बड़ा बयान आते हुए दिख रहा है सेक्रेटरी साहब की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स पर जल्दी से व्यू लें, इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ जाएं। फेडरल बैंक सुबह भी अच्छी मूव दिखा रहा था, अब वापस यहां पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। जय, जरा फेडरल बैंक पर अपनी राय दें। देखिए, ओवरऑल बैंकिंग में दीप अगर हम देखें तो कुछ एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने मिला है, बट जहाँ तक फेडरल बैंक का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। नीचे में आप सपोर्ट मान सकते हैं 84 का। दीप अगर ये 84 का सपोर्ट होल्ड कर गया, देन हमें फ्राइडे या तो पिछले नेक्स्ट हफ्ते हमें 92, 93 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, बट 84 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो 84 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पर फेडरल बैंक पर भी नजर रखें, ये काउंटर भी तेजी दिखा चुका है। लुपिन, किरण जी जरा इसकी भी चार्ट देखें, वापस 1060, 1065 के लेवल्स पर आ रहा है। लुपिन से यहां पर एक्शन बनते हुए देखते हैं सर? एक्शन देखने को मिल जानी चाहिए। मुझे लगता है शुक्रवार का ये काउंटर रहेगा जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए।
मेरा नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल रहेगा पिछला स्विंग टॉप जो कि लगभग 106970 के आसपास है। ये एक बार क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है 1100 की और वो चलता बनेगा। मेरा मानना है कि लुपिन एक अंडर आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरना चाहिए, पर ब्रेकआउट के बाद ही। ओके, तो ब्रेकआउट के बाद ही, पर नजर रखिए लुपिन एक काउंटर है जो आपको यहाँ से बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा सकता है। ओके, ये तो रही अब बात कुछ आज के बड़े मूवर्स की। एक बार क्लोजिंग की तरफ फिर जाते हुए देख लेते हैं कि कहां पर एक्शन बना है। एक जगह और एक्शन है। हाँ सर, बंसल जी के लिए। बंसल जी बीएमएल फिर से 1450 क्या गजब की दौड़। कल का एक हल्का फुल्का करेक्शन, और कल हम यही बात कर रहे थे जब बंसल जी नहीं थे कि ये सही लेवल आ रहा है वापस से लेने का, और मेरे ख्याल से कल अच्छा खासा करेक्शन दिया है, शायद 1500 रुपए के आसपास पहुंचकर। बंसल जी चार्ट देखिए जरा फटाफट। अनिल जी चार्ट्स बड़े पॉजिटिव हैं और 1408 के ऊपर कल की करेक्शन के बाद स्टॉक ने दोबारा से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। तो जिनके पास है होल्ड करें और जिनके पास नहीं है करेक्शंस पे बाय करें। जैसे कल आपने बोला था करेक्शन पे खरीदें, तो जब करेक्शन आए इसमें खरीदारी करने की राय है 1700 के टारगेट के लिए। 1700 के टारगेट्स जो है, ये भाव बढ़ रहा है उसके साथ टारगेट आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, वही का वही रखा हुआ है। आमतौर पर तो आप बढ़ा देते हो बंसल जी। नहीं अनिल जी, ये तो पूरा फंडामेंटल टेक्निकल करके टारगेट करा है अनिल जी। इस तरीके से टारगेट अनिल जी हिट होने पर दोबारा से स्टडी करेंगे कि रिवीजन करना है नहीं करना। अभी तो टारगेट में थोड़ा सा समय है। ओके, जो करेक्ट सिस्टम होता है वो तो होता है ना, टारगेट आने पे तो अनिल जी रिवाइज किया जाता है भाई। जैसे आप अपनी टीम को अनिल जी टारगेट देते होंगे तो टारगेट हिट होने पे तो रिवीजन होगा। बात तो सही है, बिल्कुल। तो टारगेट है, और जैसे थोड़ा समय लगेगा, वैसे थोड़ा ही समय लगाया है। 1000 से 1000 रुपए पे 1700 का कॉल ही अपने आप में बड़ा बोल्ड था, और फिर मैंने सोचा कि इसमें तो वक्त लगेगा, दिन महीने साल गुजर जाएंगे, लेकिन काम तो इन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके लिए इस वक्त पूरी तरह से राय है। बीएमएल जबरदस्त एक्शन। अच्छा, जैन साहब भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी जैन साहब। अनिल जी, आज मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए थी, बहुत मिस कर रहे हैं। वीकेंड जैसा माहौल भी बना हुआ है तो अनिल जी हेलो, अरे जैन साहब हेलो, आज बुधवार है, शुक्रवार नहीं है। शुक्रवार परसों है, थर्सडे, शिवरात्रि भी है। अच्छा माहौल बना सकते थे आज। नहीं, माहौल तो हमेशा बना ही रहता है। कौन से शो में अपने माहौल नहीं होता, माहौल तो होता है। लेकिन शुक्रवार वाली मस्ती की पाठशाला, एक कुणाल जी की भी कुछ टिप्पणी आती। कुणाल जी बोलिए। अरे जी, मैं पूरे प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूँ। मांगा ही नहीं, फिर भी जैन साहब की तरह मैं भी मिस कर रहा हूँ अनिल जी पाठशाला को। जैन साहब ने तो मांगा ही नहीं आपसे समर्थन, बिना मांगे बिना शर्त बाहर से समर्थन। पक्का राजनीति में जाएंगे कुणाल जी, मैं पक्का कह रहा हूँ। तैयार है सर। जहाँ फायदा दिखाऊँ वहाँ बिना शर्त समर्थन, वो भी बाहर से नहीं। चलिए, लेकिन आप लोगों की मांग है, डिमांड है, तो जरा अनिल जी कपड़े तो बनवा लिए मैंने। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि मस्ती की पाठशाला। आप लोगों से भी निवेदन है, कुछ अच्छे टॉपिक भेजिए। आप लोग भी भेजिए, हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि कुछ अच्छे टॉपिक भेजिए। कोई बढ़िया टॉपिक लगा तो कर भी देंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल, है ना, कुछ बढ़िया मज़ेदार अच्छा टॉपिक होना चाहिए। वैसे तो ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो टॉपिक ही है। तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आप सब हमारे एक्सपर्ट्स के दिमाग में या हमारे दर्शकों के दिमाग में कोई बढ़िया मस्ती की पाठशाला का टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे ट्वीट करिए और भेजिए। हम कोशिश करेंगे उस पर एक बढ़िया मस्ती की पाठशाला करने की। फिलहाल बाजार बंद होते हुए प्री ओपनिंग, माफ़ कीजिएगा, क्लोजिंग सेशन में यहाँ पर जो प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है वो मैं आपके सामने रख दूँ। और प्रोविजनल क्लोजिंग आती दिख रही है मजबूती के साथ ही, बिल्कुल। और 15,174 पर निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 35,938 पर, और 51,280 के करीब बंद हुआ है सेंसेक्स। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आएगी, लेकिन उसके बाद आज शाम का विशेष आयोजन आपके सामने रख दिया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल द लेसेंट, ये है जो जर्नल, उसने ये कहा है कि हमारे यहाँ की स्वदेशी वैक्सीन, यानी कि जो हिंदुस्तान में बनी कोवैक्सिन है ना, ये सुरक्षित है। इन्होंने ये भी कहा कि इस वैक्सीन के कोई खास गंभीर बड़े साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं। पिछले दिनों से ये जो मतलब है ना, तीसरा ट्रायल हुआ है इस वैक्सीन का, और उसमें जो रेट निकल कर आई वो सक्सेस रेट 81% की। तो ये अच्छी रेट है। और
बढ़िया वैक्सीन का एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन हालांकि अब भी देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि द लैंसेट की जो रिपोर्ट आई उसके बाद क्या इस पर विराम लगेगा, क्या इससे वैक्सीनेशन में और तेज़ी आएगी। आपकी खबर आपका फायदा में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारा साथ देंगे दो खास मेहमान, IMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेले और ICMR NIV पुणे के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। तो आज शाम आपकी खबर आपका फायदा में देखिए हमारी खास पेशकश, भारत की वैक्सीन सबसे बेहतरीन, शाम 4:56 पर रिवाइज समय के अनुसार, और रात 8 बजे यानी कि 7:56 पर देखिए हमारी खास पेशकश इंडिया 360। और इस कार्यक्रम में आपको मिलता है पॉलिटिक्स, बाजार से लेकर इंटरनेशनल खबरों का पूरा 360 डिग्री व्यू। और आज की हमारी कवर स्टोरी है, हम बात करेंगे रेलवे क्यों पैसेंजर ट्रेनों में एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर का किराया वसूल करा है। गलत बात है ना? हाँ, पैसेंजर ट्रेन है और किराया एक्सप्रेस जितना, और रेलवे के इस फैसले से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ रहा है, इसके अलावा भी होंगी ढेर सारी और भी खबरें। तो #ZeeIndia360 पर आप अपनी राय सलाह देना मत भूलिए। आज शाम 7:56 का शो, न्यूज़ का अपडेटेड वर्जन, और आज का विशेष टॉपिक पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस का किराया क्यों, ये देखना मत भूलिएगा। आज का विशेष कार्यक्रम आपके लिए तो ये है। और फाइनल क्लोजिंग भी आ गई 15,174 पर निफ्टी, 76 अंक मजबूत, 72 अंक मजबूत बैंक निफ्टी 35,938 पर, और 51,279, 254 अंक मजबूत। 1/4 से आधा % तक की तेजी सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इस हफ्ते 3 के तीनों दिन बाजार हरे निशान में हुए हैं बंद। और कल भी यही स्टोरी थी, आज भी यही कि सेकंड हाफ में आप बढ़िया एक्टिविटी दिखाएं। हालांकि आज भी अच्छी एक्टिविटी थी फर्स्ट हाफ में, बट फिर जो गिरावट के बाद रिकवरी आई है अच्छी रही है सर, तगड़ी रिकवरी आपके लिए ये आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग शो आज, बिल्कुल आज के लिए भी ट्रेडिंग सेशन आज का आपके लिए। ओके, आप सबसे विदा लूँ उससे पहले जैन साहब एंड कंपनी, जो कोई अगर टॉपिक ध्यान में तो अभी से बता दें, नहीं तो सोच समझ कर मैसेज करें, और उसके बाद आपके प्रस्ताव पर एक कमेटी बनाई जाएगी, आयोग उसके पास आपका प्रस्ताव भेजा जाएगा, 3 या 5 सदस्यों की बेंच बनेगी, वो इस मामले की सुनवाई करके अपना निर्णय लेगी। और इस सब प्रोसेस में आप समझ तो गए होंगे कि फ्राइडे को हो नहीं पाएगी। ये पूरी प्रोसेस जो है, इसके दम पर मस्ती की पाठशाला का डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम डिसीजन लेके काम करने वालों में है, ये सारे लंबा करने वालों में नहीं करना है। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। लेकिन आप तुरंत प्रभाव से हमारे दर्शकों से आपसे अनुरोध है, जल्दी से टॉपिक भेजिए, पसंद आया शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला, ये तुरंत फटाफट काम होता है बस यहाँ पर। बाकी लंबा प्रोसेस मेरे पास है जो आपको मैंने बता दिया, तो चिंता न करें, कोई लंबी प्रोसेस नहीं, बिल्कुल तुरंत फौरन डिसीजन हम करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष शुक्रिया हमारे सुमित जी का, बाकी कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जैन साहब और जय जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल आराम से आप एंजॉय करें, महाशिवरात्रि मनाएं, और जो लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो ज़रूर करें, और थोड़ा वक्त पूजा पाठ में भी बिताएं। और बाकी परसों फिर से तरोताज़ा होकर लौटे बाजार में एक्शन के लिए, एक दिन की छुट्टी के बाद। कल बाजार रहेंगे बंद महाशिवरात्रि के उत्सव के मौके पर। विदा लेंगे आप सभी से, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। आप